तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली बात करते हैं सेल के बारे में। ठीक है, सेल क्या होता है? बेसिकली सेल जो होता है वो एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक दूसरी एनर्जी, माने एनर्जी कन्वर्जन के लिए सेल का बेसिकली यूज किया जाता है। अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सेल बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, यानी कि इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक पार्ट बोला जाता है, जिसको हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल बोलते हैं। और दूसरा जो सेल है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर दोनों सेल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है और दोनों सेल के बारे में जानना है कि आखिर बेसिकली इन दोनों सेलों में क्या डिफरेंस होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल में। तो एक चीज समझ लीजिएगा, कोई भी सेल तभी वर्क करती है जब उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है। पहली बात तो आपको दिमाग में ये रखनी है कि कोई भी सेल तभी वर्क करती है जब उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे, तभी वो सेल वर्क करेगी, नहीं तो वो सेल वर्क नहीं करेगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल में। देखिए गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल में क्या होता है कि केमिकल जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शंस होगी और केमिकल रिएक्शन से क्या होगा, वहां पर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ बल्ब के फॉर्म में हो सकती है या किसी और सोर्स के फॉर्म में हो सकती है। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये प्रोसेस होता है गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल में। ठीक है, और जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि उस कंडीशन पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से उस सेल में प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? रिडॉक्स प्रोसेस होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के लिए क्या चाहिए होता है? हमें दो इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब वो जिस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर निगेटिव चार्ज होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, किस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा। तो पहली बात जो दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हो, किसी इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हो, तो 100% वहां पर वो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन शो करेगा। यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए और ओ का कंपोजिशन फॉर्म है, यानी जहां पर ए यानी ए का मतलब एनोड, एनोड जहां होगा वो ऑक्सीडेशन शो करेगा। जबकि दूसरी कंडीशंस में जहां पर आप कैथोड बोलते हो, जहां पर आप कैथोड बोलते हो तो 100% वो क्या शो करेगा? रिडक्शन शो करेगा। यानी कि इसका मतलब यहां पर सी और आर का कंपोजिशन होगा। क्लियर हो गया? ये दोनों सेल के लिए सेम रहेगा। एनोड यहां पर जो होगा वो ऑक्सीडेशन शो करेगा और यहां पर जो एनोड होगा वो भी ऑक्सीडेशन शो करेगा, यानी दोनों के लिए सेम होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर एनोड को हम किस चार्ज से डिनोट करेंगे, या कौन सा प्लेट या कौन सा इलेक्ट्रोड किस चार्ज वाले को एनोड बोलेगा और कौन सा प्लेट यहां पर किस चार्ज वाले को कैथोड बोलेगा। इन चीजों को यहां पर समझने की जरूरत है। तो समझने की वाली बात है, अगर हम एनोड की बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा जो निगेटिव प्लेट होती है, यानी निगेटिव चार्ज वाली जो प्लेट होगी या इलेक्ट्रोड होगा, वो यहां पर एनोड कहलाता है। इस बात को समझिएगा। क्लियर हो गया? और जो यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो शो करता है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जहां पर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड की तरह वर्क करता है, जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड की तरह वर्क करता है। और जो एनोड की तरह वर्क करता है इसका मतलब वहां पर वो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन को हेल्प करेगा, जबकि यहां पर जो कैथोड होगा वो रिडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आगे बात समझ में? अब इसका जस्ट रिवर्स यहां ले लो, यहां पर जो निगेटिव होगा उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। क्लियर हो गया? और जहां पर हम इसको कैथोड बोलेंगे इसका मतलब ये जो होगा वो यहां पर रिडक्शन शो करेगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने वहां पर कि वो रिडक्शन शो करेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यानी कि यहां पर ये रिडक्शन शो करेगा। ठीक है, तो कैथोड हो गया तो यहां पर क्या शो करेगा बेटा? ये रिडक्शन शो करेगा। क्लियर हो रही बात समझ में? और जो यहाँ पर पॉजिटिव है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर एनोड बोलेंगे, और एनोड बोलेंगे तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो चीजें क्लियर हो गई आपको? ये बात डिफरेंस समझ में आ गया? बेसिक दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो हमने आपके सामने एक हमने सेल रखा हुआ है। ये सेल जो है ये बेसिकली गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल है।
ठीक है। तो गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल जो स्टार्टिंग में हमने डिफाइन किया था या जो डिफाइन किया गया था वो बेसिकली एक रिएक्शंस के बेस पर डिफाइन किया गया था। और वो कैसे, उसका बेस क्या था कि जिंक को जब हम लोग कॉपर सल्फेट के अंदर डाल रहे थे तो उस कंडीशन से वहां पर जो रिएक्शन हुई थी वो हुई थी ZnSO4 प्लस Cu की। यानी यहां पर जिंक जो था वो सॉलिड फेज में था, ये जो था वो एक्वस फेज में था, यहां पर जो ये ZnSO4 बना था वो एक्वस फेज में था और यहां पर ये सॉलिड फेज में था। तो ये केमिकल रिएक्शंस स्टार्टिंग में दी गई थी और उसी केमिकल रिएक्शन से हम इस सेल को डिफाइन करते हैं। जरूरी नहीं है कि यही रिएक्शंस होगी, इसके अलावा बहुत सी ऐसी रिएक्शंस है जो यहां पर आप यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए, लेकिन स्टार्टिंग में जो हमको मिला है हम उसी से ही वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे बना हुआ है उसको समझने की कोशिश करें। देखिए इसमें दो कंटेनर है, एक कंटेनर ये रखा है और एक कंटेनर ये है। ये दोनों जो है वो हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक कंटेनर में देखिए, अगर इस कंटेनर में देखें तो क्या क्या चीजें हमारे पास में अवेलेबल है। सबसे पहली चीज है कि इसमें एक जिंक की रॉड रखी हुई है। क्लियर? और जो रॉड, देखिए जिंक की रॉड है यानी जिस मेटल की रॉड इसमें प्रेजेंट है उसी मेटल का इसमें सोल्यूशन प्रेजेंट होगा, उसी मेटल का सोल्यूशन प्रेजेंट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जिस मेटल की रॉड है उसी मेटल का सोल्यूशन होगा। तो उसी मेटल का सोल्यूशन हुआ तो यहां पर हमने रखा ZnSO4। किस फॉर्म में था? ये एक्वस फेज में था। ये ZnSO4 यहां रखा हुआ है। ठीक, सेम सिचुएशन इधर भी रखी गई है। यहां पर देखिए कॉपर की रॉड रखी गई और इसमें जो सोल्यूशन रखा गया वो कौन सा था? वो था एक्वस कॉपर सल्फेट। यानी कि जो मेटल प्रेजेंट होगा उसी मेटल का सोल्यूशन वहां पर रखा गया है। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, अब हम देखिए इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ देते हैं और बीच में हमने यहां पर क्या रखा है? एक बल्ब रखा हुआ है। ये बल्ब क्या करेगा? इनकी जो केमिकल रिएक्शंस होगी उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करेगा। यानी कि ये दिखाएगा कि यहां पर करंट फ्लो होने लगा है और ये जलने लगेगा। आप चाहे तो यहां पर बल्ब रख सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर वोल्टामीटर रख सकते हैं, आप चाहे तो यहां पर अमीटर रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप वहां पर क्या चाहते हैं। तो फिलहाल इस डायग्राम में जो है वो बल्ब बना हुआ है, आप चाहे तो यहां पर वोल्टामीटर या अमीटर को भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए होता है क्या है, रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर होता है जो हम आगे आपको बताएंगे कि रिएक्टिविटी कैसे डिफाइन होती है। तो रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर होता है और रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, जिंक जो करेगा वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। देखिए लिखा हुआ है Zn से Zn+2 प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया। इसका मतलब इस कंडीशन पे क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर? अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैंने कहा कौन सा इलेक्ट्रोड यहां पर यूज किया जाएगा? अरे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। और जब एनोड बोलेंगे तो एनोड पे चार्ज कौन सा होगा? दैट इज द नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्यों प्रोड्यूस हो गया? नेगेटिव चार्ज इसलिए प्रोड्यूस हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे वो इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेचुरल सी बात है इस रॉड पर भी कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसमें नेगेटिव चार्ज जो होगा वो एक्यूमुलेट हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन भी एक्यूमुलेट हो गए। और इलेक्ट्रॉन जब एक्यूमुलेट हो गए तो अब इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे थ्रू द कंडक्टिंग वायर। तो इलेक्ट्रॉन यहां से होते होते यहां से होते होते इस सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। अब जब इस सॉल्यूशन में यहां पर आएंगे तो आप गौर से देखिए आपके पास में क्या है? यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता, क्योंकि कॉपर पे अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करोगे तो -2, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए इस सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। अब इस सोल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है? देखिए इस सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है। कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में प्रेजेंट है? Cu+2 और SO4-2 में प्रेजेंट है। यानी कि इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे? Cu+2 के कांटेक्ट में आ जाएंगे। और Cu+2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो Cu में कन्वर्ट होगा। क्लियर हो गया? अब यानी कि इसका मतलब यह है कि इस मेटल से जिंक के पार्टिकल्स बाहर निकल के Zn+2 बना रहे होंगे और इस जगह पर कॉपर+2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इस रॉड के ऊपर जो होगा वो इकट्ठा होता चला जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये जो रॉड होगी ये थिन होती चली जाएगी और ये जो रॉड होगी वो थिक होती चली जाएगी। क्लियर हो गया? यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो ये एक रिडॉक्स प्रोसेस को शो करने लगा, इधर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने लगा और इधर जो है वो रिडक्शन प्रोसेस होने लगा।
यहां तक बच्चों समझ में आ गई बात। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड में है, तो नेचुरल सी बात है करंट का फ्लो जो होगा वो इस साइड में होगा। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन और करंट का फ्लो जो होगा वो ड्यू विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सर्किट होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी एक्सटर्नल सर्किट में ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और एक्सटर्नल सर्किट में ही क्या होगा, इस जगह पर करंट का फ्लो होगा। करंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस के हमेशा अपोजिट चलती है। यहां तक समझ में बात आ रही है। चलिए अब आगे समझना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इसमें एक चीज और आपको ब्लू कलर की दिख रही है, ये चीज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए नाम लिखा हुआ है साल्ट ब्रिज, इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज क्या होता है उसकी बात समझते हैं। साल्ट ब्रिज क्या होता है, देखिए साल्ट ब्रिज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप साल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तब तक आप ये जो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो या करंट का फ्लो नहीं होगा। रीजन, उसका रीजन ये है कि अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट का फ्लो तभी होगा जब सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। अभी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लियर हुआ, यानी इसके बिना अभी कोई प्रोसेस नहीं होगा। जैसे ही आप ये लगाओगे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि ये क्या काम करता है और होता क्या है। तो साल्ट ब्रिज बेसिकली एक कांच का यू ट्यूब होता है। क्लियर हो गया, एक यू ट्यूब होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब 2 पॉइंट, यानी कि इसका मतलब है नॉट रिएक्ट, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। पहली चीज तो ये होगा, क्लियर, ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दोनों पर जो आयंस है, जो पॉजिटिव आयंस है, जो नेगेटिव आयंस है, उनकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या अप्रॉक्स सेम होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके आयंस की वेलोसिटी जो है वो एग्जैक्ट सेम हो, एग्जैक्ट सेम नहीं अप्रॉक्स सेम होगी, वो भी हम मान के चलेंगे। क्लियर, तो ये 2 कंडीशन है। अब ये करते क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो मैंने आपसे कहा कि Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि पहले इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, Zn(SO4) प्रेजेंट था, तो Zn+2 और SO4-2 ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट थे। अब क्योंकि प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ तो इस जगह पर Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि Zn से Zn+2 यहां पर फॉर्म हो रहा है, तो कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इस सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जैसे ही पॉजिटिव चार्ज से बढ़ेगा तो ये जो रॉड हमारे पास में जिंक की रॉड थी, इस जिंक की रॉड के ऊपर, क्योंकि जिंक में क्या है, रॉड के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब इस रॉड पर कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर, लेकिन बाहर आपने क्या कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर दिया है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। और जब ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा तो उस कंडीशंस में अंदर से जो जिंक है वो Zn+2 में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी हो जाएगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यानी कि कुछ समय के बाद अगर हम मान लें कि ये कंडीशन है, अगर मान लें ये चीजें चल रही हैं, तो उस कंडीशन पर ये प्रोसेस धीरे धीरे रुक जाएगा। क्लियर हो गया, यानी इसका मतलब ये है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज यहां बढ़ रहा है उस पॉजिटिव चार्ज को मुझे किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, कि जैसे कि हमारा प्रोसेस लगातार चलता रहे। अब उस न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज क्योंकि बढ़ रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे नेगेटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो होता यहां पर यह है कि जैसे ही हमने यहां पर KCl डाला तो ये Cl- और ये K+ है, तो ये Cl- जो होगा ये इधर से होते हुए इस सेल के अंदर आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज ये आएगा, पॉजिटिव चार्ज ये आएगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि ये दोनों आपस में रिएक्टिव नहीं होने चाहिए। अगर ये रिएक्टिव हो जाएंगे तो एक और कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान ही रखिएगा कि कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, जिंक और क्लोरीन की जब रिएक्शन होती है तो ZnCl2 का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोडक्ट तो यहां बन गया, लेकिन यहां जो प्रोडक्ट बना है वो सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, यानी कि तुरंत ही फिर से मिलके वो सॉल्युबल हो जाता है। तो ऐसा कोई कंपाउंड यहां पर नहीं बनना चाहिए जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में हो जाए, यानी कि नॉन सॉल्युबल हो। तो सॉल्युबल या तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नंबर 1 पॉइंट है। अगर रिएक्ट कर गया तो उस कंडीशन पे सॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, जिससे कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर, अब देखिए ये प्रोसेस हमने किधर बताया, इस साइड में बताया, लेफ्ट साइड में बताया। सेम प्रोसेस जो होगा वो राइट साइड में होगा। राइट साइड में क्या कंडीशन है कि आपने Copper+2 का जो कंसंट्रेशन है, देखिए Copper+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में
में कन्वर्ट हो रहा है। तो कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट होने लगा तो धीरे धीरे इसका पॉजिटिव चार्ज जो कॉपर का था, यानी कि कॉपर्स के जो आयंस थे वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, और उसके रिस्पेक्ट में सल्फेट के आयंस नेचुरल से बात है वो ज्यादा ही होंगे। तो यानी कि इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज जो होगा वो बढ़ेगा। अब यहां नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ रही बात? अब ये जो डिपॉजिट होगा तो फिर जो प्रोसेस इधर हुआ था, जिस तरीके से यहां पर रिटार्डेशन वाली कंडीशन आई थी, वही कंडीशन यहां पर भी आएगी। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज किया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ जाएगा, तो K+ यहां पर आ जाएगा। क्लियर हो गया? और K+ जो आकर उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर? तो पहला पॉइंट ये है कि दोनों तरफ अगर हम बात करें द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, आगे मैं बताऊंगा आपके सामने द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, आपको क्या ध्यान रखना है? पहला पॉइंट दिमाग में रखना है कि उस जगह पर, दोनों जगह पर वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, यानी कि दोनों जगह सॉल्यूशंस को न्यूट्रल फॉर्म में रखता है। दूसरी चीज यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब देखिए सर्किट भी कंप्लीट हो गया है। जैसे ही आपने साल्ट ब्रिज लगाया वैसे ही हमारा सर्किट भी कंप्लीट हो गया। कैसे? देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो कर रहे हैं, नेचुरल से बात आयंस जो हो रहे हैं वो अंदर फ्लो कर रहे हैं। तो एक तरफ सर्किट जो है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू कंप्लीट हो रहा है, एक तरफ मूवमेंट ऑफ आयंस के थ्रू हो रहा है, तो हमारा सर्किट यहां पर जो हो गया वो कंप्लीट होना स्टार्ट हो गया। क्लियर हो गया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, देन अगले पॉइंट पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जब ये चीजें हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, चलिए अभी एक दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे जो हमने आपसे बात बोली थी वो सारी बातें आपके सामने रिटर्न दिख रही है। क्या दिख रही है आपके सामने? selections of the electrolytes for the salt bridge, cation speed equal to the its anion, ये देखिए आपके सामने है, ये देखिए आपके सामने इक्वल होना चाहिए। मोबाइलिटी ऑफ कैटायन, मोबाइलिटी ऑफ एनायन चाहिए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट नंबर ये आगे हम बताएंगे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ ये इक्वल होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लीजिए यहाँ पर, देखिएगा बेसिकली KCl जो होता है वो सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। क्लियर? KCl is generally preferred by the KNO3 and NH4NO3 can also be used because KCl में K और Cl की जो velocity of ions होता है वो अप्रॉक्स से अच्छा, मतलब इक्वल के करीब होता है, मतलब अप्रॉक्स, मतलब यहां इनके बीच में अप्रॉक्स होता है लेकिन इसमें इक्वल होता है। इसलिए हम बेस्ट जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं या बेस्ट साल्ट ब्रिज यूज करते हैं वो हमारा KCl होता है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन से जो मैंने अभी आपसे बोला था कि अगर आपके पास में Ag+, Hg+2, Pb+2, थैलियम प्लस आयन अगर प्रेजेंट है सेल के अंदर तो उस कंडीशन पे KCl इज नॉट यूज्ड, बिकॉज क्योंकि वो उसके साथ में क्या बना देते हैं बेटा? प्रेसिपिटेशन बना देते हैं। जैसे Ag के साथ प्रेसिपिटेशन बनाएगा तो AgCl इनसॉल्युबल है, Hg2Cl2, PbCl2, TlCl, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए इसकी जगह पर हम लोग या तो KNO3 का यूज कर सकते हैं या फिर NH4NO3 का यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। तो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज क्या होते हैं देखिएगा, वो मैंने आपका कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ टू साल्ट और द टू शेल ऑफ द कंप्लीट द सर्किट, एक चीज ये मैंने बता दी थी। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, वो दिख रहा है मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। बेसिकली ये क्या होता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये इसको मिनिमाइज करता है। एक्चुअली में क्या होता है, अब ऐसे समझ लो, देखिए हमने जो दो हाफ सेल लिए थे, वो जो दो हाफ सेल अलग अलग लिए थे, जरूरी नहीं है कि उन दोनों हाफ सेल्स को आप अलग अलग लो। आप उसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि एक सॉल्यूशन में आप दोनों इलेक्ट्रोड को भी डाल सकते हैं। उसमें डिफरेंस ये होता है कि जब दो हाफ लेते हैं तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स, और जब एक ही में लेते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स। तो अगर मान लेते हैं सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास में एक ही कंटेनर है, उसमें हमने दोनों इलेक्ट्रोड को डाल दिया। अब दोनों इलेक्ट्रोड को डाला है तो नेचुरल सी बात है, एक इलेक्ट्रोड जो होगा वो पॉजिटिव हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड मान लेता हूं निगेटिव हो गया। क्लियर? अब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहां पर, इस पर अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो नेचुरल सी बात है ये निगेटिव चार्ज को अक्यूमुलेट करेगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरीके से निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज को सोल्यूशन के थ्रू एक्यूमुलेट करेगा। तो निगेटिव पॉजिटिव जब इस सोल्यूशन में मिलेंगे तो इनके बीच में भी एक पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल।
पोटेंशियल लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अराइज बिटवीन द टू सॉल्यूशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन व्हेन इन द कनेक्ट विद ईच अदर, यानी कि जब वो कनेक्ट होंगे तो उनके बीच में एक और नया पोटेंशियल जनरेट होगा जिसको लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो होना चाहिए वो हमारे लिए हार्मफुल है, या जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी सेल का डिफाइन करते हैं तो उसमें वैल्यूज ऐड होके आ जाएगी, तो जिसके कारण से हम एक्चुअल किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उस पोटेंशियल को मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा जिससे कि मेरा सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक्चुअली फॉर्म में डिफाइन हो जाए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और एक लाइन तो जो मैं लास्ट में लिखी है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू गिव कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ जनरेशन ऑफ द करंट। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि अभी हमने 2-3 बार इस टर्म को यूज किया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है बिटवीन द आयंस एंड द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड और आयंस के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है, उनके मूवमेंट से जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा, अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक वाली कंडीशंस में भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी मूवमेंट्स ऑफ आयंस हो रहे हैं और यहां पर भी एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, यहां भी मूवमेंट्स ऑफ आयन हो गए। तो जिंक में जब पोटेंशियल जनरेट होता है तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देते हैं। क्लियर हो गया। और यहां पर जो कॉपर में हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको रिडक्शन पोटेंशियल कह देते हैं। क्लियर। अब रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको मिल गया। देखिएगा आपके सामने लिखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये देखो लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल, वही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। क्लियर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसका जो सम होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ई सेल जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग बोलते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर। अब बुक्स में कुछ भी लेफ्ट लिखा होता है, कहीं पर राइट लिखा होता है, यहाँ पर ई ऑक्सीडेशन लेफ्ट माइनस ई ऑक्सीडेशन राइट, इस टाइप से भी कंडीशन लिखी होती है, वो आप समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लेफ्ट ऑक्सीडेशन राइट रिडक्शन। आप इसको मूव करना चाहे, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन करना चाहे तो इसके अंदर आगे माइनस साइन लगा देंगे, यहाँ रिडक्शन का ऑक्सीडेशन करना चाहे तो इसके आगे माइनस साइन लगा दें। लेकिन बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो बेसिक फॉर्मूला यही दिमाग में रखिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। और अगर मैं यही कंडीशन टेम्परेचर 298 केल्विन पर कर दूं, यानी रूम टेम्परेचर पर कर दूं, तो उस कंडीशन पर इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ई नॉट सेल। इसको ई नॉट सेल अगर हमने बोल दिया तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन क्या है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, सारी चीजें पता होगी। हाँ, एक बात आपको देखो यहाँ पर बोल्ड नजर में लिखा हुआ है, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दस ग्रेटर विल बी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन आप इस बात को दिमाग में जरूर रखिएगा कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा किसी भी मेटल का, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइज होगा, और जितना अच्छा वो रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा तो वो उतना ही अच्छा रिड्यूस करेगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए सेल पोटेंशियल आपके सामने आ गया, वही चीज मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की, एनोड प्लस कैथोड, ऑक्सीडेशन एनोड प्लस कैथोड। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात। ठीक है, आगे समझते हैं, अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, अगले पॉइंट पर तरफ चल रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन उठता है कि हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है, देखिएगा हमेशा हम लोग क्या करते हैं, दो लाइनें पहले बीच में डालते हैं। ठीक, दो लाइनें बीच में डालने का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड टू सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज को एक्सप्लेन करता है। क्लियर हो गया, दो लाइनें जो होती है वो सॉल्ट ब्रिज को एक्सप्लेन करता है। एक जगह पर हम इधर लेफ्ट में कुछ लिखते हैं और फिर यहां पर हम कुछ राइट में लिखते हैं। क्लियर हो गया, लेफ्ट में जो लिखते हैं, लेफ्ट में हमेशा हम ऑक्सीडेशन लिखते हैं, राइट में हमेशा हम रिडक्शन लिखते हैं। तो 99.9% केस जो होते हैं उसमें लेफ्ट में ऑक्सीडेशन और राइट में रिडक्शन लिखा होता है।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ऑक्सीडेशन किसका होता है उसको समझ लें। जैसे मान लेते हैं यहां पर कॉपर का कॉपर +2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है। इसका मतलब कॉपर से कॉपर +2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो एक लाइन का मतलब यानी ये ऐसे है कि Cu से आपने Cu+2 लिख दिया, तो ये जो लाइन है इस लाइन को अपन ने यानी कन्वर्जन के फॉर्म में दिखा दिया। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ऐसे यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन दिख गया, और इधर देखिएगा रिडक्शन दिख रहा है तो इधर रिडक्शन दिखा दिया। तो जैसे मान लेते हैं किसी मेटल का रिडक्शन, यहां पर अपना जो है वो गैसियस फेज का रिडक्शन अपने दिखाया है, तो यहां पर क्या कर दिया, Cl2 से Cl- को दिखा दिया। तो ऑक्सीडेशन लेफ्ट में, रिडक्शन राइट में, बीच में दो लाइन और दो फेज ट्रांसफर। ठीक है, ऐसे आपको कहीं पर भी मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर की ओर होगा, आपको मालूम है एनोड से किधर की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। और करंट का फ्लो किधर की ओर होगा, नेचुरल सी बात है, इसके अपोजिट हो जाएगा। यानी एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, बेसिक चीजें हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा सा इसको देखना होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजों को मैं आपको समझा दूं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, ई सेल पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा था ई सेल। ई सेल इज इक्वल टू कितना था, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। यानी कि अगर हमारे पास में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमारे पास में रिडक्शन पोटेंशियल अगर सेल का मिल जाए, तो उन दोनों को अगर हम ऐड कर देते तो उस कंडीशन पे हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल मिल जाता है। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ये हो जाएगा, यानी ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, यानी कि दोनों को ऐड किया जाएगा। अब इसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझ ले। जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले रहा था, वहां पर जिंक का लिया था मैंने एग्जाम्पल, और किसका एग्जाम्पल लिया था, कॉपर का लिया था। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो जिंक का ऑक्सीडेशन मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूं कि अगर मैं जिंक और कॉपर वाली बात करूं तो उस कंडीशन में मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, ई नॉट Zn से Zn+2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। क्लियर, प्लस यहां पर लिखना पड़ेगा ई नॉट, इस जगह पे लिखना पड़ेगा Cu+2 से Cu का रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अब मैं वैल्यूज भी आपको बता देता हूं, इसकी वैल्यूज कितनी होती है। इसकी वैल्यूज होती है 0.76 वोल्ट और इसकी वैल्यूज होती है 0.34 वोल्ट। जब दोनों को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल जो बनेगा वो 1.10 वोल्ट बनेगा। यानी कि दो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने ऐड कर दिया तो उससे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझिएगा, अगर मान लेते हैं मेटल सेम है, वो भले ही अलग अलग डिफरेंट आयंस के फॉर्म में है, लेकिन अगर मेटल सेम है तो उस कंडीशन पे उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली ऐड नहीं करना है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिएगा, यहां लिखा है Cu+2 से Cu, देखिए यहां पर लिखा हुआ है Cu+2 से Cu। क्लियर, दूसरा लिखा है Cu+ से Cu+2। तो आपसे पूछा गया है कि Cu+ से Cu क्या होगा, यानी कि इसका मतलब है कि आपसे Cu+ से Cu पूछ रहा है, तो आपने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने में क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो Cu+ से Cu मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि हम उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ऐड कब करना है, जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल के मेटल हो, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट हो। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स हो, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप ऐड कर सकते हो। एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक का रिडक्शन पोटेंशियल ऐड कर सकते हो। लेकिन एक ही मेटल है, उस मेटल में भले ही वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप ऐड नहीं कर सकते। रीजन क्या है, देखिए जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है, एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी क्वांटिटी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। अगर आप क्वांटिटी चेंज करते जाएंगे तो उस कंडीशन पे वो प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहेगी। क्लियर, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट ये आपके पास एक रॉड है, इस रॉड में अगर मैं मान लूं कि अलग अलग अपन लोग मास ले लें, तो यानी मान लेता हूं सपोज इसकी कोई वैल्यूज है, मान लेता हूं कोई लेंथ है इसकी, मान लेता हूं L लेंथ है। अब इसके अगर हम दो पार्ट कर दिए तो इसकी दो पार्ट इक्वल कर देंगे तो एक पार्ट की लेंथ L/2 हो जाएगी, एक पार्ट की लेंथ L/2 हो जाएगी। तो L/2 + L/2 इज इक्वल टू L हो गया, यानी कि दोनों को आपने ऐड कर दिया। तो ऐड कर दिया तो इसका मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है।
लेकिन जैसे मान लेते हैं सपोज दैट हमारे पास में एक कमरा है, इस कमरे का प्रेशर मान लेते हैं P है और उस कमरे को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो दो पार्ट में अगर मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया तो ऐसा नहीं है कि एक पार्ट का जो प्रेशर है वो P/2 हो जाएगा, उस जगह पर उसका प्रेशर P ही होगा, तो वहां पर आप ऐड नहीं कर सकते। तो ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। क्लियर? यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द एडिटिव प्रॉपर्टी बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज द नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। और ई नॉट सेल जो होता है यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल जो होता है वो जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इस बात को समझना है। देखिए, दो अलग अलग हाफ सेल हैं, दो अलग अलग मेटल हैं, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो आप ऐड कर सकते हो कि इससे कि क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल मिल जाएगा। लेकिन एक ही मेटल्स के दो पार्ट है, उसका अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कन्वर्ट केस में करते हैं वो करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द एडिटिव, देखिएगा एडिटिव प्रॉपर्टी है, और ये जो है नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। बस इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इस कंडीशंस में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पर जो ई नॉट है उसको हम लोग डेल्टा जी नॉट में कन्वर्ट करेंगे। डेल्टा जी नॉट क्या होता है? डेल्टा जी नॉट होता है गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट जो होता है दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ई नॉट सेल इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डेल्टा जी नॉट में कन्वर्ट करेंगे और किस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे, वो करेंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये करेंगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल क्या होगा, एन का ई नॉट सेल यानी कि ई नॉट सेल में एन एफ का मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा जी नॉट आएगा। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, फॉर्मूला याद रखिएगा। अब एन क्या होता है, एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन हुए या जो लॉस हुए हैं वो, यानी कि इसका मतलब एन फैक्टर हो गया। एफ का मतलब क्या होता है बेटा, 96500 होता है, ठीक है, और ई नॉट सेल तो आप जानते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में चले गए। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने दिखा है। तो पहला मैंने क्या किया, Cu+2 से अपन कन्वर्ट कर दे हैं Cu में। पहला हमने हाफ सेल ले लिया, वहां पर अपने इसके लिख लिया डेल्टा G1। अब डेल्टा G1 इक्वल टू कितना होगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल होगा कि नहीं होगा। अब देखिए चेंज कितने का बेटा, 2 का, देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो डेल्टा G1 यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये कितना होगा, माइनस 2f ई1 नॉट मान लिया इसको। क्लियर? यहां पर दूसरी जगह पर यहां कितना हुआ, यहां चेंज कितने का बेटा, 1 का चेंज है, 1 का चेंज है, तो यहां कितना होगा, माइनस 1f ई2 नॉट हो गया। अब देखो जब दोनों को आपने जोड़ा तो ये बनेगा, और यही हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए डेल्टा G3 कितना हो जाएगा, वो देखो डेल्टा G3 वो हो जाएगा, और यहां चेंज कितने का हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, तो यहां कितना हो जाएगा, 1f E3 नॉट। ठीक, बस आप उसने जैसे आपने डेल्टा G को जोड़ दिया वैसे इस वैल्यूज को आप जोड़ लीजिए, इस वैल्यूज को जोड़ लीजिए, जोड़ लेंगे तो ओवरऑल आपके पास में E3 नॉट की वैल्यूज निकल के आ जाएगी। E3 नॉट किसका होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द Cu+2 Cu होगा, Cu+1 2 Cu होगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आपके लिए एक क्वेश्चंस मैं और रख रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, आप इसको एज अ होमवर्क समझ सकते हैं, एक बार ट्राई करिएगा इस क्वेश्चंस को। देखिएगा क्वेश्चंस के अंदर क्या दे रखा है, Mn+2 से MnO4 माइनस दे रखा है, MnO2 से Mn+2 दे रखा है, MnO4 माइनस से MnO2 दे रखा है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, इसका डेल्टा G1 नॉट निकालना पड़ेगा, है ना, इसका डेल्टा G2 नॉट निकालना पड़ेगा, इसका डेल्टा G3 नॉट लिखना पड़ेगा, और फिर ओवरऑल इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन दिया है, तो बी केयरफुल, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। ओके, चलिए देन आगे कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। अगले मुद्दे पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, नस्ट इक्वेशंस। नस्ट इक्वेशंस न्यूमेरिकल 100% आएगा, 100% न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, नस्ट इक्वेशंस क्या होती है, नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय NF लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन डिवाइड बाय रिडक्शन। ये नस्ट इक्वेशन होती है। ये नस्ट इक्वेशन क्या है, बेसिकली नस्ट इक्वेशन इज द रिलेशंस बिटवीन द ई नॉट सेल एंड द ई सेल।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल के बीच का जो रिलेशंस होता है वो इसको एक्सप्लेन करता है। अभी कैसे इसको डिफाइन करते हैं तो उसको थोड़ा सा एग्जांपल मैंने नीचे लिखा हुआ है, लेकिन चलो मैं इसको एक सेल के थ्रू समझाता हूं। मान लेते हैं सपोज दैट आपके पास में A से A+2 एक हाफ सेल फॉर्मेशन हो रही है, उसी तरीके से यहां पर B+2 से B एक आपके पास में हाफ सेल बन रही है, ठीक है। अब इस कंडीशंस में ये सॉलिड है, ये एक्वस है, क्लियर है, यहां पर ये एक्वस है, ये सॉलिड है, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। अब इसका ई सेल और ई नॉट सेल का मुझे रिलेशन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे रिलेशन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले रिएक्शंस बना ले, A से A+2 की एक हमने रिएक्शंस बना ली, यानी हाफ सेल जो है वो लिख लिया हमने, और उसी तरीके से B+2 से B एक हाफ सेल हमने लिख लिया, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारे पास क्या बनेगा, A+B+2 से बन जाएगा A+2+B, ये बन जाएगा। अब इसमें देखिए किसके किसके बीच में हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है, दिख रहा है आपको। और B+2 से B जो हो रहा है वो किसको शो कर रहा है, रिडक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको वो फॉर्मूला रखना है। देखिए फॉर्मूले यहां पर दो लिखे हुए हैं, दो नहीं, वैसे बेसिकली फॉर्मूला एक है। ये वैल्यूज जो है, ये जितनी वैल्यूज है इसका एक वैल्यूज यहां लिखी हुई है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा लो और आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा लो, ठीक। ये फॉर्मूले से ये वैल्यूज कैसे आती है, आर की वैल्यूज यहां पर रखी गई है 8.314 और टी की वैल्यूज रखी गई है रूम टेम्परेचर पर 298 केल्विन, इस वैल्यू, और एफ की वैल्यू यहां पर है 96500, क्लियर हो गया। ये वैल्यूज जब सॉल्व करोगे, आप मल्टीप्लिकेशंस करोगे तो उस कंडीशंस पर ये वैल्यूज आ जाएगी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और एन का मतलब तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने गेन हो रहे हैं वो, यानी एन फैक्टर, और कितने लॉस हो रहे हैं वो, ये चीज यहां पर रखी जाएगी। तो ये हमारे पास में हमने एग्जांपल लिया। अब देखिए इस एग्जांपल में ई सेल इसका लिख दोगे आप, ई सेल जो भी होगा, जो भी निकालना होगा वो आपके क्वेश्चंस के अंदर होगा। यहां पर ई नॉट सेल भी आप लिख दोगे, क्लियर, -0.0591 डिवाइड बाई एन। एन क्या होगा, एन जो होगा दोनों का चेंज होगा और दोनों का सेम होगा। तो अभी मैं आपके सामने सेम वाली इक्वेशन ले रहा हूं, तो सेम होगा, तो 0 से यहां पर देखिए 2 का चेंज आ रहा है, यहां पर 0 से 2 का चेंज आ रहा है, तो यानी कि इसका मतलब जो चेंज है ना वो सेम है, तो सेम है तो उस वैल्यूज को सेम लिख दिया। अब आप कहोगे सर अगर डिफरेंट होगा तो क्या होगा, ये मैं भी आपको थोड़ी देर बताता हूं, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करते हो, लॉग बेस। अब यहां देखो क्या करो, जैसे इक्विलिब्रियम में बात कर रहे थे, इक्विलिब्रियम में क्या कर रहे थे हम लोग, क्या लिख रहे थे, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। उसी तरीके से यहां पर भी लिखना है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है, आपके पास में कंसंट्रेशन किसका हो गया, A+2 का कंसंट्रेशन हो गया, फिर दूसरा कंसंट्रेशन किसका हो गया, B का हो गया, डिवाइड बाय यहां किसका हो गया, A का हो गया, और यहां कंसंट्रेशन किसका हो गया, B+2 का हो गया, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब क्योंकि A कैसा है, सॉलिड है, B कैसा है, सॉलिड है, तो इनका कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा, क्लियर। तो यूनिटी हो जाएगा तो इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये 1m इसका कंसंट्रेशन, इसका भी कंसंट्रेशन अपन कितना मान लेते हैं 1m। तो ओवरऑल क्या बचा आपके पास, A+2 डिवाइड बाय B+2। तो A+2 मतलब ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है, B+2 यानी रिडक्शन को शो कर रहा है, इसीलिए यहां पर ऑक्सीडेशन, इसीलिए यहां पर रिडक्शन रखा हुआ है। अब समझ में आ गया। तो कंसंट्रेशन जो A+2 का है वो ऊपर रख देंगे, B+2 का जो कंसंट्रेशन है वो नीचे रख देंगे, इन दोनों का आप रेशियो निकाल लोगे तो वही ऑक्सीडेशन डिवाइड बाय रिडक्शन वाला पॉइंट यहां पर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, अभी मैं बात कर रहा था, अभी हमने कहा कि n की वैल्यू सेम है। अब मैं मान लूं सपोज दैट n की वैल्यूज डिफरेंट हो जाए। अब n की वैल्यू अगर डिफरेंट हो जाए तो क्या केस होगा, तो चलो मैं इसी एग्जांपल में थोड़ी चीजें चेंज कर रहा हूं। यहां पर मैं चेंज ये कर रहा हूं कि यहां पर जो ये वैल्यूज रखी हुई है इसको चेंज कर रहा हूं। देखो यहां पर मैं आपके सामने यहां +1 लिख दे रहा हूं और यहां पर b लिख दे रहा हूं। अब देखो यहां चेंज कितने का हो रहा है, यहां चेंज हो रहा है 2 का, और यहां चेंज कितने का हो रहा है 1 का, ये डिफरेंस है। अब ऐसे कंडीशंस में जो आप रिएक्शंस लिखोगे तो कैसे लिखोगे, A से कन्वर्ट किस में हो रहा है आपका, A+2 में हो रहा है, यहां B+1 से कन्वर्जन क्या हो रहा है, B में हो रहा है। तो एक काम करना, हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो n होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो सेम कब होगा, यहां पर n फैक्टर 2 है, यहां पर n फैक्टर 1 है, इसका मतलब इसमें मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
जैसे मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा अब उस जगह पर n इज इक्वल टू 2 सेम हो जाएगा। अब इस कंडीशंस में अगर मैं बात करूं तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू यहां पर ई नॉट सेल, ये रहेगा ही रहेगा माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 रहेगा लॉग बेस 10 यहां पर रहेगा। अच्छा अब देखो इसका कंसंट्रेशन ये सॉलिड में तो यूनिटी हो जाएगा, ठीक है ना, ये सॉलिड में यूनिटी हो जाएगा, तो इन दोनों को हम नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं आपके सामने। तो यहाँ कितना होगा a+2 और यहाँ कितना होगा b+, लेकिन अब ध्यान रखना है कितने का मल्टीप्लीकेशन किया था बैलेंस करने के लिए, 2 का, तो ये उसके पावर में जाएगा। इस बात को ध्यान रखें, मतलब आप n को बैलेंस करने के लिए जितने का मल्टीप्लीकेशंस करेंगे वो उसके उतने पावर में जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है? तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। अब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे, उस न्यूमेरिकल वैल्यूज को यहां रख देंगे, मैं आपको प्रैक्टिस करके भी दिखाऊंगा, क्वेश्चंस लास्ट ईयर के भी दिखाऊंगा कि कैसे उसमें क्वेश्चंस बने थे। ओके, अब आगे बात करते हैं, कुछ और पॉइंट ले लेते हैं। न सिर्फ देखो जितनी बातें मैंने आपके सामने समझाई, रिडक्शन पोटेंशियल का, देखो ये रिडक्शन का है, केवल रिडक्शन पोटेंशियल का प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट रख दिया, वही चीजें यहाँ रख दी, वही चीजें यहाँ पर है, RT डिवाइड बाय NF कर दिया, अब उसको ओपन कर दिया, एसेट्रा एसेट्रा, ये आप समझ रहे होंगे, ये फॉर्मूला लिख दिया आपको, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास में गैसियस फेज आ जाए, देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर गैसियस फेज की बात कर रहा है तो गैसियस फेज में कंसंट्रेशन की जगह पर आप क्या रख दोगे, प्रेशर रख दोगे, ठीक है ना, ये पार्शियल प्रेशर आ जाएगा और कुछ डिफरेंस नहीं है, एज इट इज रहेगा। हाइड्रोजन एक्वस फेज में है तो कंसंट्रेशन आ जाएगा और यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो इस पर भी आप आसानी से क्वेश्चंस मतलब अगर आए तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट से ही कंडीशन हो जाएगी। ओके, क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, एक और न्यूमेरिकली पॉइंट आ सकता है आपके सामने, उसको भी देख लेते हैं। कहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय द सेल कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो होता है W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, ये चीज ध्यान रखिएगा, वर्क डन माइनस डेल्टा जी के इक्वल होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम वर्क डन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जब डेल्टा जी रखोगे तो यहाँ माइनस NF E नॉट सेल, ये यहां पर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा एक पॉइंट है, कभी कभी न्यूमेरिकल इस पर आ जाता है। ओके, अब बात करते हैं, एक और पॉइंट आपके सामने आ रहा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो अगला पॉइंट आता है कंसंट्रेशन सेल। तो बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। कंसंट्रेशन सेल में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इलेक्ट्रोड होगा, वो जो इलेक्ट्रोड हम यहां पर यूज करेंगे वो हमारा सेम होगा, ठीक है, क्लियर हो गया, वो सेम होगा। और जो कंसंट्रेशन ऑफ द सेल होगा, कंसंट्रेशन जो होगा ऑफ द सेल वो डिफरेंट होगा, क्लियर हो गया। ऐसे अगर हमारे पास में कोई सेल फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में जिंक इलेक्ट्रोड है, क्लियर है, तो जिंक इलेक्ट्रोड है, मैंने यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, क्लियर। एक और मैंने यहाँ पर सेल लिया, उसमें भी मैंने जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, क्लियर हो गया, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया। लेकिन यहाँ पर जो सोल्यूशन रखा मैंने ZnSO4 का वो अलग अलग रखा, तो यहाँ जो ZnSO4 रखा उसका कंसंट्रेशन C1 है और इसका कंसंट्रेशन C2 है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा, इसको सेल के फॉर्म में लिखूंगा, तो सेल के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, यहाँ जिंक लिखूंगा, यहाँ पर Zn+2 लिखूंगा, क्लियर हो गया, फिर साल्ट ब्रिज लगा लूंगा, फिर यहाँ पर Zn+2 लिखूंगा, फिर यहाँ पर Zn लिखूंगा, क्लियर। ये तो अपना सॉलिड हो गया, ये अपना सॉलिड हो गया, ये अपना एक्वस फेज में हो गया, ठीक है ना, ये भी अपना एक्वस फेज में हो गया। अब इसका कंसंट्रेशन मान लेता हूँ C1 है और इसका कंसंट्रेशन C2 है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्वेश्चन ये आता है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जानते होंगे ना, प्रोसेस जो आराम से इजीली चलता रहता है, जो प्रोसेस होता है दैट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? क्या कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, यानी कि जो हम C1 की बात कर रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ, पहला ऑप्शन ले रहा हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ जो C1 है वो हमारा ज्यादा होगा C2 से, या फिर हमारा दूसरा है C2 जो ज्यादा होना चाहिए C1 से, या फिर दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होना चाहिए, या फिर नन ऑप्शन होगा।
तो कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको बनाया और ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो देखिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उस कंडीशन पे ईच सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, एक कंडीशन होगी। अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है इसका मतलब वो सेल वर्किंग में है, और किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब वो सेल वर्किंग में नहीं होगी। दूसरी बात, एक और चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोड सेम है, ठीक है ना, दोनों ही इलेक्ट्रोड सेम है, सोल्यूशन भी सेम है, डिफरेंट कंसंट्रेशन का है वो अलग है, तो उस कंडीशन पे जो उसका ई नॉट सेल जो होगा वो हमेशा इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जितना ऑक्सीडेशन करोगे वही इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन का दोनों ही इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे। ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन अगर पॉजिटिव में है तो रिडक्शन जो होगा वो नेगेटिव में होगा, तो दोनों ऐड करोगे तो वैल्यू 0 होगी। यानी अब जो सारा फोकस होगा वो ई सेल ग्रेटर देन 0 के लिए होगा। तो हम फॉर्मूला अगर रखें, जो नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला था, ई सेल इज इक्वल टू ये 0 हो गया माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन डिवाइड बाई रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन डिवाइड बाई रिडक्शन में मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन करोगे तो Zn से Zn+2 है, तो ये वाला जो Zn+2 है ऊपर आएगा, और ये वाला Zn+2 का रिडक्शन हो रहा है तो ये नीचे आएगा। इसका मतलब यहां C1 ऊपर आएगा और C2 नीचे आएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। ऑक्सीडेशन डिवाइड बाय रिडक्शन, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप देखो मुझे ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो मैं ग्रेटर देन 0 कब ला सकता हूं? आप C2 को ऊपर ले जाओ, C1 को नीचे ले जाओ, ठीक है। तो C2 को जो ऊपर ले जाओगे और C1 को नीचे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो इसकी मुझे ग्रेटर देन 0 वैल्यू चाहिए, तो तभी पॉसिबल होगा जब C2 की वैल्यू C1 से ग्रेटर होगी। आ गया समझ में, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। तो C2 इज ग्रेटर देन C1, यानी कि बी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। किसके लिए? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं तो उल्टा कर देना, यानी ई सेल लेस देन 0 के लिए होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसमें और क्या क्या केस बन सकते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने पहला जो केस लिया वो लिया था जिंक का। क्लियर, तो यहां पर मैंने लिख दिया जिंक, यहां लिख दिया Zn+2, ठीक है। Zn+2 से अपन ने ले लिया Zn, क्लियर, एक ले लिया। अच्छा, एक और चीज है, अगर हम जिंक के अलावा कोई दूसरा मेटल ले लें तो उसमें भी यही कंडीशन होगी, सेम कंडीशन हो जाएगी। भाई जिंक की जगह सिल्वर आ सकता है, कॉपर आ सकता है, एसेट्रा एसेट्रा कुछ भी आ सकता है, उसका कंसंट्रेशन चेंज होगा, कंसंट्रेशन अलग अलग होना चाहिए। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन हाइड्रोजन के बेस पर भी आ जाता है। हाइड्रोजन के बेस पर आएगा, ऐसे H2 से यहाँ पर H+ कर दिया अपन ने, क्लियर, यहाँ से H+ से क्या कर दिया, H2 कर दिया। ओके, ये कंडीशन भी आ सकती है। अब देखो यहाँ पर ये गैसियस फेज ले लिया, ये गैसियस फेज ले लिया, यहाँ पर मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, तो सेम बिहेवियर कर सकते हो आप। अच्छा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लेते हैं आपको H2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर H+ लिखा है, फिर यहाँ पर H2 लिखा है। देखो ऐसा कहीं लिखा है, इसका मतलब यह है कि बीच वाला 2 बार है, यानी ये वाले, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसको ऐसे तभी लिख सकता हूँ जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा। क्लियर हो गया, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तो मैं इसको कॉमन फॉर्म में लिख सकता हूं। अब अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है, क्योंकि ये गैसियस फेज में है, ये गैसियस फेज में है, तो ये प्रेशर पर आ सकता है। यहां प्रेशर P1, यहां P2, तो P1 P2 के बीच में ही पूछा जा सकता है कि मुझे बताइए कि वहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए P1 बड़ा होगा कि P2 क्या होगा, ये प्रेशर के टर्म्स में आ सकता है। इसी तरीके से क्लोरीन का भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, क्लोरीन से Cl-, ठीक है, देन Cl2, ये भी आप मिल जाएगा, तो इसको भी आप थोड़ा कर सकते हैं। अब इसमें मान लेता हूं इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, तो यहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl- से यहां पर Cl2 लिख सकते हैं, फिर Cl- लिख सकते हैं, तो यहां कंसंट्रेशन C1 हो गया, यहां कंसंट्रेशन C2 हो गया, तो इस पर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, राइट में रिडक्शन, इस पॉइंट से करना है, कंसंट्रेशंस के पॉइंट से देखना है, ई सेल पॉजिटिव करना है, ई नॉट सेल अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहां पर आपको ये देखना है कि उस कंडीशंस में ई सेल किस वैल्यूज को बढ़ाया जाए कि वहां पर वो पॉजिटिव वैल्यूज को शो करेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, इनको, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस टाइप के जो सेल होते हैं उसको हम लोग कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब देखना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये होता कैसे है और किस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो होता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हाफ सेल लेते हैं, मतलब एक सेल लेते हैं और उस सेल में दो इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। क्लियर हो गया? इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया जाएगा। फिर इसमें क्या करते हैं, एक सोल्यूशन इसमें डाल दिया जाता है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसको इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब देखिएगा क्या प्रोसेस होगा। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले जो अपन ने यहाँ बैटरी लगाई थी, ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये देगा। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इस सेल के अंदर एक केमिकल एनर्जी जनरेट होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम इस प्लेट की बात करें तो ये कौन सी प्लेट होगी, पॉजिटिव प्लेट होगी, और इसकी बात करें तो ये कौन सी प्लेट होगी, नेगेटिव प्लेट होगी। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, वहां पर जब हम देख रहे थे तो हमने कहा था कि वहां जो एनोड होता है, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, वो ऑक्सीडेशन शो करता है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो पॉजिटिव होगा, उस पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। याद आ गया होगा। और इस नेगेटिव को हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अब एनोड होगा तो इसका मतलब जिसको अपन ने एनोड बोला वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और जिसको हमने कैथोड बोला है इसका मतलब उस कंडीशन पे यहां पर रिडक्शन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बात देखते हैं। इसके अंदर क्या होगा, हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला। मान लेता हूं सपोज दैट जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो AB इलेक्ट्रोलाइट डाला है, जिसमें AB जो है वो चार्जेबल कंडीशन पर है A+ और B-। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब देखिए, जैसे ही आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, और जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो A जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव की तरफ जा रहा होगा, और जो निगेटिव होगा यानी B नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं कि एनोड और कैथोड में क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एनोड पर। तो यहां पर एनोड के लिए बात अगर करें तो एनोड के लिए क्या सिचुएशन होगी उसको देखते हैं। एनोड वाली सिचुएशन को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनोड पे। तो एनोड पर क्या होगा उसको देखते हैं। तो एनोड पर कौन सा चार्ज है बेटा, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब कौन उसके ऊपर आएगा, B नेगेटिव आएगा। B नेगेटिव आएगा तो ये B नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, B में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? दूसरी तरफ उधर बात करें तो यहां पर अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड में क्या होगा उसको समझ लेते हैं। कैथोड में जो हमारा A पॉजिटिव था वो जाएगा, और वो जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहां पर A का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रोड पर एक एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी एनोड पर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और कैथोड पर भी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इससे क्या होगा, यहां पर एक एनर्जी जनरेट होगी, जिस एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर उठते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर कि अगर हमने कोई सॉल्ट या कोई सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो पूछा जाता है कि बताइए कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनता है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, अब इन टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट को समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये कि हमारे पास में जो सॉल्यूशन डाला गया है, क्या वो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन या जो इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वो इलेक्ट्रोलाइट किस फेज में है। देखिए, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो दो फेज में होता है। इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो दो फेज में होते हैं। एक तो होता है आपका मॉल्टन फेज। मॉल्टन फेज का मतलब क्या होगा कि केवल वही कंपाउंड रखा हुआ है, यानी वही कंपाउंड पिघले हुए रूप में रखा हुआ है, तो ये हो गया मॉल्टन फेज। और दूसरा जो फेज होता है वो होता है एक्वस फेज। एक्वस फेज का मतलब उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है।
ठीक है, समझ में आ रही बात। तीसरी एक और पॉइंट दिमाग में रखिएगा, ये बात तो मैंने तब की जब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बात करते हैं, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रोड भी देखिएगा दो टाइप के होते हैं। एक इलेक्ट्रोड होता है जो अनरिएक्टिव होता है यानी कि इनर्ट होता है, और एक इलेक्ट्रोड जो कि रिएक्टिव होता है यानी कि जो एक्टिव होता है, ऐसे कह सकते हैं जो एक्टिव फॉर्म में है। तो जैसे एक इलेक्ट्रोड है जैसे इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, यानी कि वो एज इट इज पड़ा रहेगा, ना वो ऑक्सीडेशन खुद करेगा ना वो रिडक्शन खुद करेगा, कुछ नहीं करेगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा। और इनएक्टिव फॉर्म में बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करते हैं लेते हैं वो प्लेटिनम लेते हैं। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक्टिव फेज में होता है, यानी कि इसका मतलब वो हेल्प करेगा, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा या फिर रिडक्शन करेगा। क्लियर हो गया। और ये कौन से हो सकते हैं, ये कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, और भी बहुत से हैं, एसेट्रा एसेट्रा इस फेज में हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि जब हमारा कोई कंपाउंड मॉल्टन फेज में है और उसको हम ले रहे हैं किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, यानी इनएक्टिव फॉर्म में कोई इलेक्ट्रोड रखा हुआ है और कोई कंपाउंड, कोई हमारे पास में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मॉल्टन फेज में है, तो उस कंडीशन पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो चलो इसको समझते हैं। इसमें सबसे पहली बात समझिए, जब मॉल्टन फेज में, जैसे मान लेते हैं अपन लोग एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट अगर मैंने NaCl का एग्जांपल लिया, ये NaCl जो एग्जांपल है ये हमने NaCl को मॉल्टन फेज में लिया। अब यहां पर जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या होगा, Na+ और Cl- का फॉर्मेशन होगा, यानी कि केवल उस इलेक्ट्रोलाइट के एक Na+ और एक Cl- का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यही हमको मिलेगा। अब आप देखिए आपके पास में दो इलेक्ट्रोड थे, एक इलेक्ट्रोड कौन सा हो गया पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोड कौन सा हो गया निगेटिव। नेचुरल सी बात है, पॉजिटिव पे कौन आएगा, निगेटिव वाला आयंस जाएगा, निगेटिव पे कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला आयंस जाएगा। क्लियर। अब पॉजिटिव वाला आयंस जाएगा तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट करेगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जबकि यहां पर जो Cl- है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो किस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl में। चाहो तो इसको बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पर हम 2 Cl- लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, यहाँ पर Cl2 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अगर हमने मॉल्टन NaCl लिया, अच्छा ये चीज ध्यान रखिएगा, किस में ले रहे हैं अपन लोग, इनएक्टिव फॉर्म में ले रहे हैं, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ ले रहे हैं, तो इसका मतलब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ ले रहे हैं, तो इस कंडीशंस पे सोडियम का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन गैस जनरेट होगी। यानी कि जब भी हम कोई मॉल्टन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो वो दो ही आयन में कन्वर्ट होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव पे। तो पॉजिटिव पर जो होगा वो अपना क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन शो करेगा, और जो नेगेटिव पर होगा वो अपना रिडक्शन शो करेगा। ये कंडीशन कब ली, जब हमने मॉल्टन के फेज में बात की। अब चलो बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट है कि अगर मैं मान लेता हूं सपोज दैट इस जगह पर एक्वस फेज में कोई कंपाउंड आ जाए। अब एक्वस फेज में अगर कोई कंपाउंड आ रहा है, या डाइल्यूटेड फेज भी लिखा हो सकता है, अगर एक्वस फेज में कोई कंपाउंड आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको समझने वाली बात है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ ले रहा हूं, एक्वस NaCl ले रहा हूं और अभी भी मैं इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहा हूं, सॉरी, जो मैंने इलेक्ट्रोड लिया वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहा हूं। ओके, तो एक्वस NaCl हमने लिया। अब एक्वस NaCl का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा आपका Na+ और Cl- में। क्लियर। लेकिन दूसरी साइड में क्योंकि यहां पर वाटर भी प्रेजेंट है, एक्वस का मतलब वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर भी टूटेगा, किस में टूटेगा, आयंस में टूटेगा, H+ और OH-। अब ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने होगी तो यहां पर अब आपके सामने दो इलेक्ट्रोड के साथ जो है वो दो आयन भी आ रहे होंगे। मतलब जब हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में OH और Cl- मिल गया, ठीक है, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये जाएंगे। जबकि नेगेटिव वाले पर क्या होगा, आपका एक H+ और Na+ जो होगा वो यहां पर पहुंचेगा।
अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या ये दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे? नहीं, दोनों में से कोई एक जो होगा वो प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा और एक जो होगा उसमें एज इट इज सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही? तो अब क्वेश्चन उठता है कि अब हम कैसे ध्यान रखेंगे कि कहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं निगेटिव। निगेटिव का मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैथोड पर। तो कैथोड पर कौन सा आयंस आ रहा है? पॉजिटिव आयंस आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज में एक चीज को समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज में थोड़ा सा आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आगे हम डिस्कस करके बताएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लिथियम से स्टार्ट करते हैं, होते होते हाइड्रोजन पर आती है, फिर लास्ट में फ्लोरीन पर पहुंचती है। क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई? अब कैसे देखते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। आप इतना समझ लीजिएगा, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, उसको समझ लीजिए। सिंपल सा तरीका ये है कि अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज में देखेंगे कि प्रोडक्ट कौन सा है, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि जो नीचे प्रेजेंट होगा, जो नीचे प्रेजेंट होगा, यानी एक ऊपर प्रेजेंट होगा और एक नीचे प्रेजेंट होगा, तो जो नीचे प्रेजेंट होगा वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। मैंने क्या कहा? जो पॉजिटिव चार्ज नीचे प्रेजेंट होगा, बिलो पोजीशन पर होगा, जो बिलो पोजीशन पर प्रेजेंट होगा, क्लियर, वही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब H+ और Na+ में देखा जाए तो मैं बताता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन जो होता है वो बिलो पोजीशंस पर होता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर जो हाइड्रोजन प्लस है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो और उस कंडीशन पर वो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करेगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है? समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? किसकी बात कर रहा हूं मैं? पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं निगेटिव चार्ज के लिए। निगेटिव चार्ज के लिए आपको एक ऑर्डर दिमाग में रखना पड़ेगा। क्लियर है? निगेटिव चार्ज के लिए आपको एक ऑर्डर दिमाग में रखना पड़ेगा। वो ऑर्डर कौन सा होता है? वो होता है I- Cl- Br- OH- NO3- और SO4-2, ये चार्ज प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? ये ऑर्डर प्रेजेंट होता है चार्ज के साथ में। क्लियर? इसमें जिस तरीके से ऑर्डर है उसी तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको करना है। तो यहां पर देखिए OH और Cl में कौन पहले आ रहा है? Cl पहले आ रहा है। तो यहां पर जो Cl पहले आ रहा है तो इसका मतलब ये जो होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा और क्या बनाएगा? क्लोरीन बनाएगा। तो यानी कि इसका मतलब है अगर आपने एक्वस NaCl लिया है, एक्वस NaCl लिया है या डाइल्यूटेड NaCl लिया है, तो उस कंडीशन पे एक जगह पर आपका हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा और एक जगह पर आपका क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा। तो बचा क्या अब उसके अंदर? उसके अंदर क्या बच रहा है आपके पास में? Na बच रहा है और OH बच रहा है। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर क्या फॉर्मेशन हो रहा होगा? यानी सॉल्यूशन किस फॉर्म में वहां प्रेजेंट होगा? वो NaOH के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही? क्लियर हो गया? एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर ये एक्वस NaCl है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम बहुत ज्यादा मतलब वेरी डाइल्यूटेड केस आ जाए, यानी कि बहुत ज्यादा अगर पानी आ जाए, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस कंडीशंस में फिर क्या होगा? OH जो माइनस है वो ऑक्सीजन गैस जनरेट करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या कहा मैंने? यहां पर ऑक्सीजन गैस जनरेट होती है बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन या amount of OH- आयन is far greater than the Cl-, यानी OH- आयन जो है उसका जो अमाउंट होता है वो Cl- से ज्यादा होता है, इसलिए उस कंडीशन पर फिर वो ऑक्सीजन बनाता है। क्लियर? ये एक स्पेशल केस है जब वो कहे वेरी डाइल्यूटेड, मतलब उसका मतलब जो NaCl है उसका अमाउंट बहुत कम हो और उस कंडीशंस में जो OH है यानी वाटर प्रेजेंट है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो, उस जगह पर ये कंडीशन फॉलो की जाती है। यहां तक समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? चलिए अब इसको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको सिखाते हैं कि और क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो हमने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिए। देखिए एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। ये एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 मोल्टन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम।
ओके तो CuSO4 मॉल्टन फॉर्म है, तो CuSO4 को आप तोड़ लीजिए तो CuSO4 किस फॉर्म में जाएगा, यानी कि यहां पर आ जाएगा Cu+2 और SO4-2। क्लियर है, मॉल्टन फॉर्म में और कुछ है नहीं, वाटर है नहीं, तो इसका मतलब यहां पर Cu+2 जो होगा वो Cu का फॉर्मेशन करेगा और SO4-2 जो है ये फॉर्म करेगा H2O8-2, यानी कि एक जगह पर आपको क्या फॉर्मेशन मिलेगा, एक जगह पर आपको कॉपर बनेगा, एक जगह पर H2O8-2, यानी हाइड्रोजन के साथ अगर लें तो ये H2SO8 का ही एक फॉर्म है, इसको आप याद करते होंगे, जानते होंगे, दैट इज कॉल्ड द मार्शल एसिड। तो ये फॉर्मेशन यहां पर होगा। दूसरा एक और देखिएगा आपके पास अगला एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaBr। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, समझ में आ गया होगा, NaCl की जगह पर आपके पास में क्या आ गया, NaBr आ गया, तो जहां पर Cl था वहां पर Br हो गया बस, और उस जगह पर क्या होगा, Br2 फॉर्मेशन होगा। तीसरा ये भी हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर ही ले रहे हैं। तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, अभी मैंने आपको बताया ये भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अच्छा, ये रिएक्शंस आपको पता होगी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CH3CONa, कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, तो CH3CONa में क्या होता है आपको पता होगा, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ होता है, तो ये एग्जाम्पल वहां का है। अब बात करते हैं इन दो एग्जाम्पल्स में, यहां देखिएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रोड लिए थे वो इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए थे, अब यहां पर हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड को पहचानने का तरीका क्या है, खासकर कैसे पहचान लेते हैं, तो आप इसको ऐसे पहचान लेते हैं, यहां जो मेटल है और यहां जो इलेक्ट्रोड है वो सेम मेटल का प्रेजेंट है। क्लियर है, जैसे यहाँ पर अगला एग्जांपल भी उसी फॉर्म को शो कर रहा है कि यहाँ जो मेटल प्रेजेंट है, यहाँ जो मेटल है वो सेम है, तो इसका मतलब रिएक्टिव की बात है। अब रिएक्टिव के बारे में दो बातें समझ लीजिए। देखिए रिएक्टिव वाली कंडीशंस में आपको क्या ध्यान रखना है उसको समझिए। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पर आती है, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास में एक्वस कॉपर सल्फेट है, ओके, सोल्यूशन आपके पास जो प्रेजेंट है वो किसका है, एक्वस कॉपर सल्फेट का है। अब एक्वस कॉपर सल्फेट है और इलेक्ट्रोड कौन सा है आपके पास में, कॉपर है। इसमें कंडीशन में क्या होगा, वहीं पर पॉजिटिव वही निगेटिव होगा, यहाँ पर ये कंडीशन होगी, तो मान लेता हूँ ये पॉजिटिव है और ये क्या है आपके पास में, निगेटिव है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड किसका प्रेजेंट है, कॉपर का प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड की बात करें और उस पर देखें कौन कौन से आयंस हैं, तो ये बात तो है कि कॉपर यहाँ पर किस फॉर्म में होगा, +2, SO4 किस फॉर्म में होगा, -2 फेज में होगा, तो कॉपर +2 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में कॉपर +2। क्लियर हो गया, यहाँ क्या चला जाएगा आपके पास में, SO4-2 चला जाएगा, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है नहीं है, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो H+ और OH- आएगा, तो H+ कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ होगा, OH- साइन कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ होगा। अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले बता रखा था कि Cu+2 नीचे है, इसका मतलब ये क्या बनाएगा, कॉपर का फॉर्मेशन करेगा। एक तो ये चीज। दूसरी बात जो अब आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव प्लेट पर, यानी कि हम बात करते हैं एनोड पर, तो एनोड पर अब कोई भी आयन जो होगा वो डिस्चार्ज नहीं होगा, इसमें जो मेटल होगा वो खुद ही सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि इसका मतलब यहां पर ये Cu+2 का फॉर्मेशन करेगा। तो यानी कि ध्यान रखना, अगर दोनों जगह पर मेटल सेम है, ये मेटल और ये मेटल देखिए आपको दिख रहा है ये सेम है, तो उसी कंडीशन पर AC का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और AC का रिडक्शन हो जाएगा, यानी Cu+2 किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में। यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो कैथोड पर आपको कॉपर मिलेगा और एनोड पर आपको Cu+2 मिलेगा। बात समझ में आ गई। सेम सिचुएशन यहां पर भी है, AgNO3 के साथ आपने Ag इलेक्ट्रोड ले लिया, तो सेम कंडीशन है कि आपको अगर हम बात करें नेगेटिव पे बात करें तो यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा आपके सामने, Ag का होगा, और अगर पॉजिटिव की बात करें तो उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, Ag+ होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया जिससे कि आपका क्वेश्चन जो होगा वो इजीली सॉल्व होगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, देखिएगा फैराडेज ने दो लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ
फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, या फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि मान लेते हैं हमने कोई एक सब्सटेंस या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर हमने इस पे डाल दिया और इस पर जैसे पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव है, तो मान ये तो हमें पता ही है कि जैसे ए पॉजिटिव होगा तो वो किस पर जाएगा? निगेटिव पर जाएगा। बी निगेटिव होगा तो किस पर जाएगा? पॉजिटिव पर जाएगा। ये तो हम जानते ही हैं, क्लियर, ये तो हम जानते ही हैं। अब देखो क्या होगा इस कंडीशन पे, ये भी इस पे डिपॉजिट होगा और ये भी इस पे डिपॉजिट होगा। तो फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिटेड अमाउंट किस पर? इलेक्ट्रोड पर। किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो उसका अमाउंट, उसमें चार्ज, जो आप चार्ज पास कर रहे हैं, जो आप चार्ज पास कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या है? फिर से समझ लीजिएगा कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिटेड अमाउंट किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज जो उसमें हम पास कर रहे हैं सेल के अंदर, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, वेयर Q इज द चार्ज, W इज द मास डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट। क्लियर? तो ये एक हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज है, यानी ये हमारे पास है, फॉर्मूले को डिफाइन कर रहा है। तो यहां पर हो गया आपके पास में W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो नेचुरल सी बात है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो उस कंडीशंस में क्या होगा? आप कांस्टेंट लाओगे। तो यहां जो कांस्टेंट आया है वो कांस्टेंट कहलाता है Z को हम लोग क्या बोलते हैं? Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बेसिकली क्या होता है? इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Z इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 96500। इससे हम इसको डिफाइन करते हैं। ओके, तो Z इज इक्वल टू E डिवाइड बाई 96500, ये यहां पर रखा जाता है। तो फॉर्मूला आप इसको ओपन करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W इज इक्वल टू Z। अच्छा, Q क्या होता है बेटा? Q जो होता है दैट इज I मल्टीप्लाई बाई T। I क्या होता है? करंट। T क्या होता है? टाइम। करंट एम्पियर में, टाइम सेकेंड में लिया जाता है। तो यहां पर हो गया ZIT डिवाइड बाई 96500। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है जो क्या कहलाता है? फैराडेज फर्स्ट लॉ कहलाता है। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ के बारे में। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ क्या कहता है? व्हेन इक्वल चार्ज इज पास टू द टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड दिस सेल आर कनेक्टेड इन द सीरीज, then mass deposit at electrode will be the ratio of their electrochemical equivalence or in the ratio of their equivalent masses। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर हम दो सेल ले लें और उन दोनों सेलों के इलेक्ट्रोड्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें और इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं, ए बी रखा हुआ है, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं, सी डी रखा हुआ है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इनके जो आयंस हैं या जो मास डिपॉजिट हो रहा है प्लेट पर, उनके इक्विवेलेंट जो होंगे वो सेम होंगे। यानी कि अगर मैं मान लेता हूं सपोज यहां पर ए डिपॉजिट हो रहा है, यहां पर सी डिपॉजिट हो रहा है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ए, यानी कि इसका मतलब यहां पर होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ जो ए होगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सी। ये होता है सेकेंड लॉ। क्लियर? यानी कि वेट, अब इक्विवेलेंस है तो वेट करेंगे तो वेट ऑफ ए डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए इज इक्वल टू वेट ऑफ सी डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी। अब मान लेते हैं सपोज जब 3 ले लें तो तीसरे के साथ में वही होगा जो इन दोनों के साथ में होगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये देखिए फॉर्मूला भी आपको लिखा है W1 अपॉन W2 इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। अब चलो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है इस पॉइंट का। जैसे मान लेते हैं आपके सामने सपोज दैट यहाँ पर NaCl है। क्लियर? यहाँ पर अगर हम रख दें सपोज दैट यहाँ पर MgCl2 है, यहाँ पर अपन ने रख दिया AlCl3। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या किया, इनमें जो इलेक्ट्रोड था उनको अपन ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। क्लियर? और इसको, इस वाले को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? अब इसमें जो चार्ज पास किया वो मान लेते हैं सपोज दैट 3 फैराडे जो था वो चार्ज पास किया। क्लियर?
3 फैराडे चार्ज पास किया। अच्छा, जब सीरीज में है तो जितना चार्ज इसमें पास होगा उतना ही चार्ज इसमें होगा, उतना ही चार्ज इसमें होगा। क्लियर हो गया? तो चार्ज जो होगा तीनों जगह पर सेम पास हो गया। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द मोल रेशियो ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। व्हाट इज द मोल रेशियो ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोल रेशियो निकालना है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोल रेशियो निकालना है तो बात करते हैं क्यू। तो क्यू कैसे निकालते हैं? क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू एफ। अब एन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, ये एन हो गया, इनटू नंबर ऑफ मोल। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? दैट इज कॉल्ड टू क्यू। तो इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए, कितने लॉस हुए, इनटू नंबर ऑफ मोल जो होगा ये एन की वैल्यू होती है। और एफ क्या होता है? एफ को बोलते हैं 96500 कूलम। ठीक है, अब इसी चीज को यहां पर लेके आते हैं क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि तीनों में जो चार्ज होगा वो सेम होगा। तो इसका मतलब यहां पर जो Q होगा, यहां जो Q होगा और यहां जो Q होगा, ये तीनों सेम होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही? अब यानी कि Q इक्वल टू यहां पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? Q इक्वल टू N इंटू एफ, यहां फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर भी क्या फॉर्मूला लगाएंगे? N इंटू एफ लगाएंगे। और यहां भी फॉर्मूला क्या लगाएंगे? N इंटू एफ लगाएंगे। अब Q कितना है? Q हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? 3 फैराडे। तो इसके लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पर मैं क्या करूंगा? 3 फैराडे इज इक्वल टू, इसका मैं मान लेता हूं सपोज N1 मोल, किसके? सोडियम के, जो कैलकुलेट करने वो N1 मोल हो गया, इनटू कितने इलेक्ट्रॉन, यानी N1 मोल में, मोल है ये बेटा, ये मोल है और ये N है, मतलब समझ रहे ना, ये मोल है, ये मोल है, और ये इलेक्ट्रॉन और गेन इनटू इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये N निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको चाहो तो N1 डैश कर दो, थोड़ा अलग होना चाहिए, 1 इंटू एफ। यहां हो गया। यहां के लिए क्या होगा? यहां के लिए होगा 3F इज इक्वल टू, यहां N2 डैश कर दो, इनटू कितना हो गया? 2 इंटू एफ। तीसरे वाले केस के लिए, यहां के लिए बात करोगे तो यहां कितना होगा? 3F इज इक्वल टू N3 डैश इंटू 3 इंटू एफ। अब देखो, F से F कैंसिल आउट हो गया, यहां F से F कैंसिल आउट हो गया, यहां F से F कैंसिल आउट। तो इसका मतलब यहां पर जो रेशियो निकल के आ गया, N1 डैश रेशियो यहां पर निकल के आ रहा है N2 डैश रेशियो N3 डैश। तो N1 जो डैश है वो आ जाएगा 3 रेशियो, यहां कितना हो रहा है? 3/2 रेशियो, यहां कितना आ रहा है? 3/3 यानी कि 1। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहां कितना होगा? 6 रेशियो 3 रेशियो 2। ये क्या आ गया बेटा? मोल रेशियो आ गया। और यही मोल रेशियो होगा तो अगर मैं अमाउंट रेशियो या मास रेशियो निकाल लूंगा तो उसके आगे आप इसको सॉल्व कर ले। तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है इस सेकेंड लॉ पर, तो इसको ध्यान रखिएगा सेकेंड लॉ क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है करंट इफिशियंसी। करंट इफिशियंसी बेसिकली क्या होता है? करंट इफिशियंसी क्या होता है उसको देखते हैं। दैट इज द चार्ज एक्चुअली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड बाय चार्ज पास्ड। मतलब चार्ज पास करने में कितना चार्ज जो है वो यूज हुआ है, वो उसकी करंट इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करता है। या इसको हम कह सकते हैं कि कितना मास दैट शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड और मास एक्चुअली प्रोड्यूस। मतलब कहने का मतलब है कितना उसे प्रोड्यूस हो रहा है और कितना मिल रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसको हम लोग करंट इफिशियंसी के नाम से जानते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट लॉ जो था उसको अगर देखा जाए तो वहां पर क्या चेंज होता है? W इज इक्वल टू यहां होगा ZIT, ये फॉर्मूला रहेगा ही रहेगा। क्लियर हो गया? ये तो हमने आपको बताया था। हमेशा जो करंट एफिशिएंसी होती है वो परसेंटेज में गिवन होती है। तो देखो 100 लिखा हुआ तो इसका मतलब आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, बस ये समझ लीजिए, दैट इज द करंट एफिशिएंसी। तो अगर कई क्वेश्चन में आपको करंट एफिशिएंसी दे रखी है, मान लेते हैं 25%, 50%, 60% करंट एफिशिएंसी दे रखी है, तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा। यहाँ पर करंट एफिशिएंसी आप लगा रख दीजिएगा, आपको W जो अमाउंट निकालना है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते हैं सपोज दैट वहां पर कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं हो रहा है,
कोई गैस रिलीज हो रही है, तो उस जगह पर हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे? तो वहां के लिए जो फॉर्मूला किसी गैस के लिए अगर लिया जाए तो उसका जो वॉल्यूम कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा? तो V गैस इज इक्वल टू VEIT डिवाइड बाई 96500। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस, दैट इज द इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस। क्लियर? ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है। इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात करें तो इसको भी आपको समझ लें कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के लिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 11.2 लीटर होता है। ठीक है, क्लोरीन के लिए बात करते हैं तो कितना होता है? ये भी 11.2 लीटर होता है। क्लियर? और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ये कितना होता है? 5.6 लीटर होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं सपोज इसमें भी अगर आपको करंट डिफिशियंसी दे रखी होगी तो क्या होगा? तो वो भी हो जाएगा ईटा डिवाइड बाई 100। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तीसरे पोर्शंस में, जहां पर हम लोग कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ठीक है, इसके बारे में, रेजिस्टेंस, इसके बारे में समझेंगे। ये फिजिक्स का ही एक छोटा सा पोर्शन है जो कि केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास में। देखिएगा, हमने आपके सामने एक टेबल लिखी है जो कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को डिफ्रेंशिएट करता है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कंडक्टेंस हमें समझना है। तो कंडक्टेंस के लिए सबसे पहले मुझे रेजिस्टेंस पे जाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस के लिए बात करते हो, रेजिस्टेंस R जो होता है वो होता है L/A, होता है कि नहीं होता है? यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। L/A को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट, दैट इज द सेल कांस्टेंट। ओके, सबसे पहली चीज तो ये दिमाग में रखनी है। इसमें L क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो लेंथ होती है वो L होता है, और जो इलेक्ट्रोड हमारे पास में है उस इलेक्ट्रोड का जो एरिया होता है उसको हम A बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर लगा हुआ है तो इसको हम हटाएंगे। तो इसको हटाएंगे तो किसी कांस्टेंट को लेके आएंगे, तो यहाँ पर अपन यूज करते हैं रो। ठीक है ना, तो रो इनटू यहाँ पर होगा L/A। रो को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या कहीं कहीं पर इसको रेसिस्टिविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A होगा। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R होता है, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो अब कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R हो गया, तो 1/R की जगह पर अगर हम ये रखेंगे 1/रो इंटू यहाँ पर आ जाएगा, उल्टा कर लोगे आप इसको, यानी A इधर आ जाएगा और L इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, 1/रो जो होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं कप्पा, कप्पा इंटू L/A। कप्पा क्या होता है? कप्पा को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई। तो ये चीजें यहाँ पर फॉर्मूले जो है वो आपको ध्यान होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सिंबल लिखा हुआ है आपके सामने, C लिखा हुआ है और कप्पा लिखा हुआ है। तो कंडक्टेंस को C और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कप्पा से रिप्रेजेंट किया गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं यूनिट पे। तो यूनिट, कंडक्टेंस की यूनिट आप जानते हैं ओम इनवर्स होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है तो ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? म्यो भी बोल सकते हैं, म्यो, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? साइमन का फॉर्म भी बोल सकते हैं, म्यो एम। ठीक है, और यहाँ पर क्या कंडीशन होगी? यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब जब ये कप्पा ले रहे हैं तो कप्पा यहाँ पर लेंगे तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर C इंटू A/L हो जाएगा। और A क्या होगा? A जो A हमारे पास में एरिया है वो किस फॉर्म में होगा? सेंटीमीटर्स में होगा। लेंथ किस में होगी? सेंटीमीटर में होगी। तो यानी 1/रो से भी कर सकते हो कि 1/रो इज इक्वल टू कप्पा। तो रो की जो यूनिट हो जाएगी वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। क्लियर? और उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कप्पा। तो कुल मिलाकर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ओम इनवर्स आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। इसी को आप इसको पढ़ सकते हो म्यू सेंटीमीटर इनवर्स भी पढ़ सकते हैं, और इसी को हम लोग पढ़ सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हो गया? तो ये यूनिट हो गई। अच्छा, एक और चीज आपके सामने दिख रही है जिसको बोले हैं मोलर कंडक्टिविटी।
मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है उसको समझ लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सिंबल लिखा हुआ है इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो यहाँ पर आएगा वो कंसंट्रेशन मोलैरिटी के टर्म्स में आएगा। क्लियर? तो मोलैरिटी के टर्म्स में जो कंसंट्रेशन डिफाइन करेंगे तो उसको मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। अगर कंसंट्रेशन मोलैरिटी की जगह पर नॉर्मेलिटी आ जाए तो उस कंडीशंस में क्या बोलेंगे, इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे ना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू 1000 इक्विवेलेंट कप्पा इनटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। आ गया समझ में? क्लियर हो? और इसकी यूनिट जब आप बनाओगे तो जब मोलैरिटी है कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर, और 1 लीटर को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, सीएम क्यूब में कन्वर्ट कर दोगे। तो जब वहां से यूनिट निकल के आएगी वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और अगर इक्विवेलेंट लेना नॉर्मेलिटी लोगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई यूनिट के साथ में आप देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं कंडक्टेंस को डिफाइन कैसे करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस विद इन अ वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम है उसमें कोई वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट से वहां पर क्या जनरेट होता है, कंडक्टेंस जनरेट होता है। और जितना अच्छा मूवमेंट होगा उतना अच्छा कंडक्टेंस होगा। क्लियर हो गया? तो ये कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की कंडीशन है कि वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, यूनिट वॉल्यूम। यहां पर तो कोई वॉल्यूम ले सकते हैं, यहां पर देखिएगा जो यूनिट वॉल्यूम है यानी कि यूनिट वॉल्यूम का मतलब कितना हो गया, 1 cm क्यूब। तो 1 cm क्यूब के अंदर जो कंडक्टेंस होगा वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाएगा या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करता है सब्सटेंस पर, जो वहां सब्सटेंस प्रेजेंट होगा वो सब्सटेंस कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो 1 मोल सब्सटेंस का जो कंडक्टेंस होता है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में, उसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। क्लियर? जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, फॉर्मूले भी आपको यहां से दिख रहा है, देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, या कप्पा इक्वल टू कितना होगा, C इंटू L/A हो जाएगा। अच्छा, इसी फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिएगा वॉल्यूम के टर्म्स में भी ले सकते हैं आप, यानी कि इसमें क्या लिख सकते हैं आप, इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है ना? इसको 1 मान लिया, इसको 1000 से आप इस फॉर्म में भी इसको आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको उठा रहे हैं, ये देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेंज विद कंसंट्रेशन। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट भी होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि यार चेंज करेंगे कंसंट्रेशन को तो क्या होगा। अच्छा, कंसंट्रेशन चेंज करने का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन चेंज करने का मतलब होता है या तो बाहर से कुछ आप सब्सटेंस उसमें ऐड कर दे तो अमाउंट बढ़ा दे तो चेंज कंसंट्रेशन हो जाएगा, या फिर आप सब्सटेंस का अमाउंट ना बढ़ा के उसमें वाटर ऐड कर दे, यानी कि उसको डाइल्यूशंस कर दे, डाइल्यूट कर दे, तो वहां पर भी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होगा। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अगर मैं मान लेता हूं, सपोज से पर्टिकुलर कोई अगर मैं सब्सटेंस लेता हूं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में। अब इलेक्ट्रोलाइट वर्ड्स में भी 2 टर्म्स आ जाते हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। फिलहाल आप इतना मान के चलिए, किसी सब्सटेंस में अगर हमने वाटर डाल दिया, तो वाटर अगर डाल दिया तो उस जगह पर जो आयंस होंगे उनका मूवमेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंट चार्ज हैं आयंस के, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो जो मूवमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, और जितना ज्यादा मोमेंट होगा कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। पहली बात समझ लीजिएगा। लेकिन यहां पर 2 बातें समझनी हमको पड़ेगी कि जो हम सब्सटेंस डाल रहे हैं वो कैसा है, यानी कि जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं वो किस टाइप का है। तो देखिएगा यहां पर 2 टाइप के सब्सटेंस लिए जाते हैं, एक सब्सटेंस होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक सब्सटेंस होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। बात समझ में आ रही है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 100% डिसोशिएट करते हैं, यानी कि उसमें अगर थोड़ा सा ही आप वाटर डाल दें तो वो कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उनका अगर मैं डाइल्यूशंस करता हूं तो उस कंडीशंस पे वो सिर्फ मोमेंट पर डिपेंड करता है, यानी कि उनका मोमेंट जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस कम हो जाएगा, तो कंडक्टेंस जो होगा वो एक स्मूथली फॉर्म में इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाली कंडीशंस में 2 केस हो सकते हैं। पहला तो ये तो होता है कि क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट नहीं हुआ, तो जैसे ही आप वीक इलेक्ट्रोलाइट में वाटर डालोगे तो डिसोशिएशन भी बढ़ेगा,
बढ़ेगा, एक तो यानी डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, क्लियर हो गया, और मूवमेंट ऑफ आयंस भी बढ़ेगा, तो वहां पर जो होगा फिगर वो अलग हो जाएगा। इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन ये बात समझ में ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम जो सब्सटेंस डाल रहे हैं वो उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है और मोमेंट पर भी डिपेंड करता है। तो फिलहाल अभी मैं इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मान लेता हूं मैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में देखिएगा पहला पॉइंट कंडक्टेंस में ले लें तो लिखा है इंक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने वाटर डाला, आपने कंसंट्रेशन डिक्रीज किया, जो आयंस है उनका मोमेंट बढ़ा, इसका मतलब कंडक्टेंस बढ़ा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये देखिएगा आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर इंक्रीज लिखा हुआ है लेकिन यहां पर डिक्रीज लिखा हुआ है, जबकि ये भी कंडक्टेंस है और ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, ये है तो उसी का ही एक फॉर्म, लेकिन यहां पर डिक्रीज क्यों कर रहा है? तो बात को समझिए, इसका जवाब आपको ऊपर से मिलेगा। देखिएगा, आप एक चीज समझिएगा, आपने इलेक्ट्रोलाइट में वाटर डाला तो वॉल्यूम आपका बढ़ा दिया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया आपका। अब वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो आयंस तो अपने फिक्स हैं, ठीक है ना, और अगर मैं मान लेता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो आयंस तो अपने फिक्स हैं, वो तो 100% डिसोशिएट कर गए। वीक इलेक्ट्रोलाइट में मान लेते हैं कि अपन ने डाइल्यूट किया तो नंबर ऑफ आयंस भी जो हो रहे हैं वो भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो डिक्रीज करें, क्योंकि वॉल्यूम जो है पहले के कंपेयर में बढ़ चुका है। तो पहले के कंपेयर में बढ़ चुका है, तो उस कंडीशन में पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो डिक्रीज करेंगे, और वही जो होता है उसमें जो कंडक्टेंस होता है वही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाता है। तो इसका मतलब यह है कि यहां डिक्रीज इसलिए कर गया कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर गए, जिससे कि उनका कंडक्टेंस जो होगा वो डिक्रीज कर गया। बात समझ में आ रही? ये यूनिट वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां इंक्रीज और यहां डिक्रीज, और यहां पर वही कंडीशन जो ये है वो ये है, क्या लिखा हुआ? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन इंक्रीज विद दिस, यानी कि इंक्रीज करेगा जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। यहां से समझ सकते हैं कि मोलैरिटी अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो इसका मतलब मोलर जो कंडक्टेंस होगा वो इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पॉइंट थोड़े से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चंस बन सकता है। और एक छोटा सा पॉइंट और हम साथ में ले लेते हैं, वो पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं साथ में। वो पॉइंट देखिए क्या है, वो पॉइंट है कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो देखिएगा फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उन पर डिपेंड करता है, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए तीनों में वही सेम चीजें हैं, यानी कि तीनों ही फैक्टर्स जो हैं, तीनों में ही सेम फैक्टर्स जो होता है वो फॉलो करता है। बात समझ में आ गई है? क्लियर हो रहा है? चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, और यहां पर एक कोलराउस लॉ लिखा हुआ है। चलिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, फिर अपन कोलराउस लॉ को पढ़ेंगे। देखिए अभी मैंने आपसे क्या कहा, अभी मैंने आपसे कहा कि अगर हम किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, यानी कि डाइल्यूशंस करते हैं, तो उस कंडीशन में उसका जो कंडक्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये एक फैक्टर्स है। अब यहां पर क्या है, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लूं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंपेयर करना स्टार्ट करूं, तो उस जगह पर क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में मोमेंट ऑफ आयंस बढ़ेगा ऑन द डाइल्यूशंस, यानी ऑन डाइल्यूशंस की बात कर रहे हैं, ऑन डाइल्यूशंस। तो ऑन डाइल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में नंबर ऑफ आयंस तो जो होंगे वो तो फिक्स्ड हो गए, ये तो फिक्स हो गए, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 100% डिसोसिएशन हो गया, तो नंबर ऑफ आयंस तो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन मोशन ऑफ आयंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मोशन ऑफ आयन इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। यहां तक बात समझ में आ रही? अब जैसे मैं मान लेता हूं कि सपोज दैट उसको मैं डाइल्यूशन करते जा रहा हूं, और एक ऐसी कंडीशन है कि जहां पर डाइल्यूशन जो है वो मैक्सिमम लिमिट पर आ गई। मैक्सिमम लिमिट का मतलब क्या हो गया कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पर आ गई, यानी कि एक एक्सेस कंडीशन ले ली, यानी कि वो कंडीशन जहां पर डाइल्यूशन मैंने कर दिया इतना कि जहां पर
कंसंट्रेशन जो है वो टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन टेंस टू 0 का मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। तो उस कंडीशन पर उस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा या मोलर कंडक्टेंस, 1 मोल के ले रहा हूं तो जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो कहलाएगा मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। टर्म लिख रहा हूं, ये है मोलर कंडक्टेंस, ये है मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मतलब ये किसी कंसंट्रेशंस पर है, और ये कब है, जब हमारा लिमिट ले रहा हूं कंसंट्रेशन टेंस टू 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकल के आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब देखिएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जब हम बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट थे, मतलब एक साइंटिस्ट का ग्रुप था, दुबे हगल ऑनसागर इक्वेशंस। उन्होंने एक इक्वेशंस दी थी, वो इक्वेशंस के दुबे हगल ऑनसागर इक्वेशंस। उन्होंने क्या दिया था, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए रूट सी, ये उन्होंने इक्वेशंस दी थी। इसका मतलब ये था कि C टेंस टू अगर 0 करोगे तो मोलर कंडक्टेंस जो होगा, मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशंस के इक्वल हो जाएगा। और दूसरी बात है, y इक्वल टू यहाँ कितना होगा, C प्लस mx होगा, तो इसका मतलब ये एक निगेटिव स्लोप के साथ में जाएगा। आप जरा फिगर को देखिए, आप डायग्राम को देखिए, तो आपके सामने देखो ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिएगा ये इस तरीके से ही लिखा हुआ है। इसका मतलब HCl जो KCl जो है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो उस कंडीशंस में जैसे जैसे आप कंसंट्रेशंस को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज कर रहा है। और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, यहां पर क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशंस कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसी चीज को अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में लेके आता हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में दो चीजें होंगी, एक तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, दूसरी बात क्या होगी, आयंस का मूवमेंट भी बढ़ेगा, यानी दोनों चीजें बढ़ेंगी। और इस कंडीशंस में अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है और C टेंस टू अगर 0 कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस नहीं आ पाती है जहां पर वो मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल पाए। क्या कहा मैंने, मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट हो पाए। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशंस नहीं कैलकुलेट हो पाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप वाटर डालते चले जा रहे हो वैसे वैसे कहीं पर डिसोसिएशन, कुछ अमाउंट में डिसोसिएशन होता जरूर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखा गया। तो ऐसी कंडीशंस में मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं आएगा, या ये कह सकते हैं कि यहां पर तो इंटरसेक्ट कर गया लेकिन ये इसका इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। तो प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस डिफाइन हो रहा था। क्लियर हो गया? या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिफाइन हो रहा था, दोनों ही टर्म ले सकते हैं। लेकिन जब हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पर कंडक्टेंस डिफाइन नहीं हो पा रहा था। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक कोल्राउस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया। तो ठीक है, उसको समझते हैं, वो रूल क्या है, समझ लेते हैं इस पॉइंट को। उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रोलाइट कैसा भी हो, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, उन्होंने कहा कि उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ध्यान रखिएगा ये बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है यहां पर मैंने स्पेशली लिखा है इक्विवेलेंट। ओके, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होगा उसके आयंस के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के एडिशन के इक्वल होगा। क्या कहा, फिर से रिपीट कर देता हूं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इज ऑलवेज इक्वल द एडिशन ऑफ देयर आयंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उनके आयंस के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर होगा।
क्लियर हो गया। यहां पर वीक और स्ट्रॉन्ग का लेना देना नहीं है। जैसे मान लेता हूं सपोज दैट आपको NaCl की बात करनी है, मैं यहां पर इनफाइनाइट ऊपर लिखता हूं या नीचे लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं, तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, Na प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl-, यहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, ओके, यहां इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है, मैं उसकी बात करता हूं। मान लेता हूं सपोज दैट हम आपके सामने BaCl2 ले रहे हैं, ओके, BaCl2, ठीक है। अब इसका मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है, तो मैं इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे लिखूंगा, मैं इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखूंगा Ba+2 प्लस मैं इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखूंगा Cl-। ध्यान रखिएगा बेटा, Ba+2 Cl-, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस। लेकिन अगर मैं इसका मोलर कंडक्टेंस लिखूं, मोलर कंडक्टेंस लिख रहा हूं, तो उस कंडीशंस में इस आयन का Ba+2 मोलर कंडक्टेंस प्लस स्टाइकियोमेट्री ऑफ आयंस पक्का आएगा 2 into दिस ऑफ Cl- मोलर कंडक्टेंस, ये कहलाएगा। मतलब यहां मल्टीप्लीकेशन होगा, यहां पर आयंस के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। मोलर कंडक्टेंस में आयंस का मल्टीप्लीकेशन होगा, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आयंस का मल्टीप्लीकेशंस नहीं होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। इसलिए डेफिनेशन जो है ना वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, मोलर कंडक्टेंस में नहीं है, कहीं कहीं पे मोलर कंडक्टेंस में लिखा हुआ है, आप उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में डिफाइन करेगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब अच्छा, एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बीच में रिलेशंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो चलिए इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपने मोलर कंडक्टेंस लिखा, मोलर कंडक्टेंस लिखा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी, ये हो जाएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। अच्छा, नॉर्मेलिटी मोलरिटी हो गया, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर x होता है। इसको उठा के यहां रख दो, तो इसको जब उठा के यहां रखो या दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो मोलर कंडक्टेंस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू, जब कप्पा से कप्पा कटेगा 1000 से 1000 कटेगा, तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, उस कंडीशंस में यहां पर आएगा आपका x। जब इसको सॉल्व करोगे तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई x, ये आपका फॉर्मूला यहां पर बनेगा, मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई x। देखो n इक्वल टू m, यहां n है तो यहां पर n इधर आ जाएगा, क्लियर, यहां m है इधर है तो ये m इधर आ जाए, तो ये दोनों के बीच में रिलेशंस होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इसे पॉइंट सारी चीजें समझ में आ गई, तो किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप की चीजें और क्यों हम इसको पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखिए। चलिए अब कोरलास लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। देखिए, कहीं पर अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना हो तो अल्फा की वैल्यूज अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, इसको आप डिवाइड कर दोगे तो उससे जो रेशियो निकल के आएगा वो अल्फा की वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा। अगर आपको मोलर कंडक्टेंस की बात करनी है तो मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आप यहाँ से अल्फा निकाल सकते हो। अब जैसे कि मान लेते हैं अपने पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं, कोई ले ले, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला Kc इज इक्वल टू C∝² डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अगर मान लेते हैं C जो होगा वो कंसंट्रेशन हो जाएगा। मान लेते हैं सपोज दैट अगर आपके पास में वीक एसिड कोई दिया हुआ है, उसका अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है C∝² डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यूज को ये उठा के रख दीजिएगा तो ओवरऑल ये वैल्यूज आपके सामने आ जाएगी। तो ये फॉर्मूले हैं। अगला एक और है सॉल्युबिलिटी के बारे में, अगर कहीं पे क्वेश्चन कोई आ जाए तो मोलर कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, वही कंसंट्रेशन ही यहाँ टर्म सॉल्युबिलिटी का हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे और जब सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी तो उस कंडीशन पे सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ रही है आपको। चलिए एक दो फॉर्मूले और हैं, फटाफट उनको भी देख लेते हैं।
वो फॉर्मूले कौन कौन से? देखिए, अगर कहीं पर आयनिक मोबिलिटी अगर टर्म्स आपसे पूछा जाए तो आयनिक मोबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए तो वो आयनिक मोबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइड बाय 96500। इससे आप डिवाइड करेंगे तो आयनिक मोबिलिटी आपके सामने आ जाएगी। चाहो तो आप फेराडे भी इस जगह पर रख सकते हैं। और उसी तरीके से अगर कहीं पर ट्रांसपोर्ट नंबर आपको कैलकुलेट करना हो तो ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे कह सकते हैं? तो यानी कि यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट नंबर में क्या करना होगा? मोलर कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, इन फॉर्मुलेज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट जो है वो हमारे पास में आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो बेसिकली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को डिफाइन करती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये जो है ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं जो आपके सामने रखी हुई है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रही है? लिथियम से स्टार्ट होती है, और लिथियम से स्टार्ट करते हुए लास्ट में हम लोग कहाँ जाते हैं? फ्लोरीन पर जाते हैं। क्लियर हो गया? तो लिथियम से स्टार्ट करते हैं और फ्लोरीन तक वो सीरीज डिफाइन होती है। अब देखिएगा इसमें करते क्या है या इसमें क्या क्या गिवन है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, स्टार्टिंग लिथियम से हो रही है। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल आपके सामने लिखा है -3.05, और लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम होते होते ये हाइड्रोजन के पास पहुंचती है, और हाइड्रोजन का देखिएगा यहाँ पर जीरो वैल्यूज है। जीरो वैल्यूज का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो जीरो माना जाता है। उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन के बाद कॉपर स्टार्ट होता है, फिर कॉपर से होते होते लास्ट में वो फ्लोरीन तक आ जाता है। तो इधर जो वैल्यूज होती है हाइड्रोजन के बाद जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये पॉजिटिव में होता है, और हाइड्रोजन से ऊपर जो भी आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा आप विजुअलाइजेशन कर लेंगे और क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं उसके बारे में अपन जल्दी जल्दी बात कर लेंगे। देखिएगा, किसी का नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर किसी का नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसका मतलब है उसका रिडक्शन नहीं होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। किसी का पोटेंशियल नेगेटिव फॉर्म में होता है तो इसका मतलब वो प्रोसेस नहीं हो रहा होगा, उससे वो रिवर्स प्रोसेस को शो कर रहा होगा। जैसे यहां पर बात करें तो आप देखो, लिथियम से लेके हाइड्रोजन तक अगर बात करें, लिथियम से लेके हाइड्रोजन तक का सबका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। इसका मतलब है कि ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हो रहे हैं वो ऑक्सीडेशन को शो कर रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है। इसका मतलब ये सभी के सभी रिडक्शन को शो कर रहे होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं वो ऑक्सीडेशन को शो करेंगे और नीचे जो एलिमेंट है वो रिडक्शन को शो करेंगे। अब सीधी सी बात एक और समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीडेशन शो करता है, क्या कहा? ऑक्सीडेशन शो करता है, तो ऑक्सीडेशन शो करता है इसका मतलब वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर हो गया? फिर से समझ लीजिए, किसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और किसी एलिमेंट का अगर रिडक्शन होता है तो इसका मतलब वो एलिमेंट रिड्यूस हो गया और इसका मतलब वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई है। अच्छा, एक बात समझ लीजिएगा, किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइज होगा और उतना ही अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा वो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा इन द टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज। उसी तरीके से रिडक्शंस की बात करते हैं तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में सबसे ज्यादा होगा वो एलिमेंट रिड्यूस होगा, अच्छा रिड्यूस होगा, इसका मतलब वो इतना ही अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो एक बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की बात करते हैं
और ऊपर बात करते हैं तो ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में है, या दूसरी लैंग्वेज में अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर निगेटिव में है। तो रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में है, इसका मतलब उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा और ऊपर से वैल्यूज जो हो रही है वो डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उनका पॉजिटिव में है, तो वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, यानी अच्छे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यानी कि इसका मतलब वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो अगर मैं बात करूं टॉप टू बॉटम चलने पर तो रिड्यूसिंग नेचर की जो वैल्यूज होगी वो हमारी डिक्रीज करेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो रिड्यूसिंग नेचर की जो वैल्यूज होगी वो डिक्रीज करेगी, और अगर नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो नीचे से ऊपर नीचे वाले जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट क्या कर रहे हैं, रिडक्शन शो कर रहे हैं। तो रिडक्शन शो कर रहे हैं, और सबसे अच्छा रिडक्शन शो कौन सा करेगा, फ्लोरीन करेगा, क्योंकि फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो ये अच्छा रिडक्शन शो करेगा। अच्छा रिडक्शन शो करेगा तो अच्छा रिड्यूस होगा, यानी कि उतना ही अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी उतना ही अच्छा इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। तो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होगा, नीचे से ऊपर यानी नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होगा वो डिक्रीज करेगा, और ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो रिड्यूसिंग नेचर जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्लियर, और नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कि जिनका ऑक्सीडेशन मेटल का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी जिनकी ज्यादा होगी वो हाईली रिएक्टिव होंगे, यानी कि उतने अच्छे तरीके से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अगर आपके पास में कोई दो एलिमेंट दे दिए जाए, एक एलिमेंट ऊपर रखा है, एक एलिमेंट नीचे रखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऊपर एलिमेंट होगा वो अच्छा ऑक्सीडेशन शो करेगा और नीचे एलिमेंट जो होगा वो अच्छा रिडक्शन शो करेगा। किसी सेल को फॉर्मेशंस करने के लिए हमेशा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो सेल वर्किंग में होगी। अगर निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब उस टाइम्स में जब वो निगेटिव शो कर रहा है तो इसका मतलब उस फॉर्मेट में वो सेल काम नहीं करेगी, यानी उसका रिवर्स जो प्रोसेस होगा वो काम करेगी। तो समझ में आ रहा है आपको? तो इससे क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर पूछा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को समझने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये है कि जिसका ऑक्सीडेशन अच्छा होगा उसका रिड्यूसिंग नेचर जो होगा, मतलब यानी जितना अच्छा ऑक्सीडेशन करेगा उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइज होगा, उतना ही अच्छा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग पावर को शो करेगा। जितना अच्छा वो रिडक्शन शो करेगा उतना ही अच्छा वो रिड्यूस होगा, उतना ही अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो करेगा। क्लियर हो गया? तो इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और अब चलते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे बन चुके हैं उसके बारे में देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड, क्लियर, ये आपके सामने गिवन है। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। क्लियर? तो टाइम रिक्वायर्ड पूछा गया, यानी कि टाइम पूछा गया है, क्या किस चीज के लिए टाइम पूछा गया है, कि जब हमारे पास 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस जो होगा वो प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन बेसिकली किस चीज का है? ये क्वेश्चन है फैराडेज के फर्स्ट लॉ का। NaCl, मॉल्टन NaCl का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उस कंडीशन पर ये Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। Na प्लस जो होगा वो Na का फॉर्मेशन करेगा, Cl माइनस जो होगा वो Cl2 का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो गया? एक ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरा रिडक्शन करेगा। एक एनोड पर होगा, दूसरा प्रोसेस कैथोड पर होगा। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, क्लोरीन गैस का अमाउंट दे रखा है मोल के टर्म्स में 0.10 मोल। तो इतना अगर हमें अमाउंट प्रोड्यूस करना है तो उस कंडीशन क्लोरीन का इतना अमाउंट प्रोड्यूस करना है 3 एम्पियर करंट के साथ में, तो कितना टाइम लगेगा? तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है EIT डिवाइड बाई 96500। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब हमें यहां पर मोल दे रखा है, यानी कि मोल दे रखा है तो यहां पर वेट निकालना पड़ेगा। तो वेट कैसे निकालेंगे? तो मोल में मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? मॉलिक्यूलर मास क्लोरीन का कितना होता है,
71, तो इसको 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेट आ जाएगा। तो 0.10 मल्टीप्लाई बाई 71, ये तो हमारे पास में रहा। इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का हम जानते हैं कितना लेते हैं, 35.5 लेते हैं। आई की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 3 है। टी हमको निकालना है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 96500। समझ में आ गई बात। बस अब केवल सिर्फ कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, टी कैलकुलेट करना है। तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको नीचे डिवाइड करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स ये आंसर जो होगा 107 108 के लगभग आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहा है वो नियरेस्ट ऑप्शन लिया जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो गया, 110 मिनट का होगा।